एमसीक्यू कर लो, रैपिड रिवीजन कर लो, पीवाईक्यू कर लो। आप सब भी इसी बात को लेकर स्ट्रेस हो, वी हैव द सॉल्यूशन। एक वीडियो में सारी चीजें कवर है और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेगा उस वीडियो के साथ एक सैंपल पेपर जो कि डिजाइन किया हमने इसको इसलिए मिड टर्म एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रखते हुए। सिर्फ एक लिंक और मिड टर्म एग्जाम गेम ओवर। आ गए ना सभी, घबराना मत। केमिस्ट्री की तैयारी के लिए मैं आ चुका हूँ। पहला चैप्टर लिखिए, कौन सा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब बात यह है कि आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, लेकिन आपकी प्रिपरेशन प्रॉब्लम कहाँ आ रही होगी? रिएक्शंस नहीं याद हो रही होगी, कलर चेंज नहीं याद हो रहे होंगे, कौन सी रिएक्शन करनी है, कौन सी रिएक्शन छोड़ देनी चाहिए, यही सारी प्रॉब्लम है ना। अरे भैया उन सब पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन उससे पहले भैया मुझे आ रहा है गुस्सा, ठीक है, और उस गुस्से के लिए मैं क्या करूं? अपने गुस्से को मैं कैसे उतारूं? पेपर ही फाड़ देते हैं, है ना, काम ही खत्म कर देते हैं। क्या करनी है? पढ़ाई। ठीक है, क्या करेंगे पढ़ाई करके? अरे घबराओ मत, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था आपको एक रिएक्शंस का। नहीं समझ में आया क्या? देखो अभी जो मैंने पेपर के साथ किया, तो काम करते पेपर मुझे ही उठाने होंगे, बट ये पेपर कुछ टाइम पहले एक कंप्लीट पेज था, ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको फाड़ दिया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। लेकिन क्या इस पेपर की कोई प्रॉपर्टी बदल गई? क्या ये पेपर जो ये टुकड़ा है इस पेपर का, क्या उस कंप्लीट पेपर से डिफरेंट है? नहीं ना। अब लोग कैसी बात कर रहे हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्या मजाक कर रहा हूं मैं? जो ये टुकड़ा है ये वही उसी प्रॉपर्टी की तरह है जो कि कंप्लीट पेपर के बराबर है। दैट मींस देयर इज नो चेंज। जबकि मैंने इस टुकड़े को फाड़ा, इसको और फाड़ दूं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कागज का टुकड़ा जिस तरह से पहले था ये भी वही है, सेम प्रॉपर्टी के साथ। लेकिन अगर मैं इस कागज के टुकड़े में आग लगा दी तो फिर क्या होगा? तब क्या ये पेज वैसा ही रह जाएगा? नहीं ना, ये बदल जाएगा राख में। यहां पे आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसी कंसेप्ट के साथ हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और उसमें सबसे पहली बात जो हम पढ़ेंगे वो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज कि चैप्टर के अंदर क्या है। अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, अब जरूरी है कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो एकदम टू द पॉइंट बातें की जाए। ठीक है, केमिस्ट्री में स्कोर करना है भैया, सब बच्चे कह रहे हैं भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, टॉप 30 एमसीक्यूज भी करा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोर कंसेप्ट तो होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसको देख लो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर के टॉपिक को देखना है और उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको दिख रहा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिर हम देखेंगे आपके केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग उसको कैसे करते हैं। मुझे पता है बैलेंसिंग में आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, घबराना मत, अब के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देन फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी रिएक्शंस हो गई आपकी। फिर आपका केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को लिखने का तरीका, एंड देन फिर हम देखेंगे और भी टाइप ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के बारे में। फिर हम देखेंगे यहां पे आपको बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ जो भी मैंने कहा रेंसिडिटी, कोरिजन, इस तरह के जो केमिकल रिएक्शंस है, रिडॉक्स, सारा कुछ इस चैप्टर में जो चीजें आपको ध्यान रखनी बच्चे वो है, सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, बैलेंसिंग उसको कैसे करते हैं। ठीक है, और मैं बता रहा हूं बैलेंसिंग करने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कहीं सोच रहे हो, अगर आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, बिल्कुल इसको समझते हुए चलेंगे। चैप्टर का निचोड़ पूरा ले लेंगे, जिसके बाद आज के बाद आप चैप्टर के कंसेप्ट में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करें फिजिकल एंड केमिकल चेंज की। तो अभी जो मैंने आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाया, जब मैंने कागज के टुकड़े को लिया, वही कागज का टुकड़ा जब मैंने उसको तोड़ा तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। जिसमें बताया ना, ये कागज का टुकड़ा अभी भी वैसा ही है जैसा कि ये कंप्लीट टुकड़ा था, कोई चेंज नहीं, प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं है। तो जब इस तरह के चेंजेस, कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिले, उसे हम क्या कहते हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बने तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इवन मान लो कि मैं पानी लूं और उसको बॉईल कर दूं, तो वाटर को अगर मैं बॉईल कर दूंगा तो क्या होगा? सिर्फ उसका स्टेट बदल जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग टू स्टीम, वो वेपर में आपका चेंज हो जाएगा, देयर इज नो चेंज। लेकिन अगर मान लो मैं इस कागज को में आग लगाता तो वो राख जो बनती, ठीक है, जो एसिड बनती, वो फिर चेंज है, फिर वो सेम नहीं है। एसिड और ये कागज दोनों सेम नहीं है, सेम प्रॉपर्टी का नहीं है, तो फिर उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। लाइफ में हमारे आसपास ऐसे बहुत से चेंजेस होते रहते हैं, आइदर दे आर फिजिकल और आइदर दे आर केमिकल चेंजेस। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, केमिकल चेंजेस का एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने हाइड्रोजन गैस ली और मैंने ऑक्सीजन गैस ली। अब दोनों गैस है, बट मैंने दोनों को मिला दिया और एक टेम्परेचर पे, एक फिक्स कंडीशंस के अंदर उनको जब मैंने मिक्स किया तो ज्यादा पता क्या बनेगा? आप सबको पता है, पानी पानी रे, पानी तो बनेगा। अब वो H2 और O2 कंबाइन होकर एक नई चीज बना रहे हैं ना, दैट इज नोन एज केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या है? जब आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देखो, C3H8 कार्बोनेस कंपाउंड में आएंगे तब बताएंगे ये क्या है। और देन फिर हमारा ऑक्सीजन ले लिया, इसको कंबाइन किया बच्चे, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या जो चीज हमें इस तरफ दिख रही है, ठीक है, अभी हम आएंगे और इसको जानेंगे कि ये आपका क्या होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है, इसको हम प्रोडक्ट वाला साइड कहते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज नोन एज रिएक्टेंट वाला साइड। तो जब रिएक्शंस होती है तो रिएक्टेंट वाला साइड जब कंबाइन होता है तो कुछ नया बना दो प्रोडक्ट वाली साइड, तो हम कहेंगे केमिकल चेंज हो गया। अब देखो बात आती है, ये छोटी क्लास में पढ़ लिया तो फटाफट जो छोटी क्लास में पढ़ा उसको क्विकली करते हैं। जैसे कि कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हुई है?
क्या दिखेगा हमेशा जब केमिकल रिएक्शंस होंगी? कुछ चीजें, जैसे कि आपकी कोई गैस इवॉल्व हो सकती है ना? एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर में मैंने बताया था ना कि मेटल जिस तरह से जब मेटल को एसिड के अंदर डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो या तो कोई गैस बन जाए या फिर टेम्परेचर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ जाए रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं, मैं टंग पे थोड़ा सा ग्लूकॉन डी डालू, ग्लूकॉन डी खाए हो गया, मैं तो बहुत खाता था बचपन में, बहुत मीठा मीठा लगता है, तो ग्लूकोज ले लो और उसको थोड़ा टंग पे आप ऐसे डालो या उसको पाम पे ही आप रखो, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ ना, दैट मींस कि रिएक्शंस हो रही है। या फिर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। अब बोलोगे भैया प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट बेसिकली आपका क्या है, एक ऐसा सॉलिड जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में बन जाए, ठीक है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, आएंगे उसके बारे में भी। या फिर आपको कोई कलर चेंज होता हुआ दिख जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्या हुआ कि मेरे कपड़े पे सब्जी गिर जाए, कुछ चाय गिर जाए, ठीक है, और उसके ऊपर मैं क्या करता हूं, क्या लेमन आपको डाल देता हूं या फिर बेकिंग सोडा यूज कर देता हूं, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे ही दिखे आपको कलर चेंज हो रहा है, समझ जाओ केमिकल रिएक्शंस हुई है। या फिर आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपका चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ है, क्या हो गया, मतलब कि जैसे कि आपका पहले वो सॉलिड था अब वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड हो गया, ठीक है, तो यानी आपकी स्टेट चेंज हो गई। तो इस वाले टाइप में जो मैंने यहां पे बताया वाटर, ठीक है, पानी की मैंने बात करी, बॉइलिंग टू स्टीम, ठीक है, आप समझिएगा जरा, ओके, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बने, ओनली अ चेंज इन स्टेट और अपीयरेंस, ठीक है, कि खाली उसका स्टेट बदल जाए, कुछ नई चीज नहीं बने, तो वो फिजिकल चेंज ही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि रिएक्शंस हुई है, स्टेट भी चेंज हो सकता है, यहां पे भी आपका, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूं, जैसे कि अगर स्टेट चेंज होने की बात आ रही है ना, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाए, सिर्फ स्टेट चेंज नहीं होता, केमिकल रिएक्शंस में एक नई चीज ही बन के आएगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो कि मैंने लिया ए, उसको रिएक्ट कराया बी से, तो मुझे सी मिलेगा, तो जो सी होगा ना वो ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है, ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट होगा, यानी सी की जो प्रॉपर्टी होगी, सी का जो नेचर होगा वो इनकी तरह नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखनी है, तभी वो बनेगा आपका केमिकल रिएक्शंस, इट विल फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। अब बात आती है कि भैया केमिकल रिएक्शंस को लिखने का तरीका क्या है, ये जरा बता दो मुझे, लिखने का तरीका, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस, देखो मैंने बता दिया, केमिकल रिएक्शंस को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका जो है वो यही है कि आप नोटिस कीजिए, यहां पे आपके पास क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। देखो जरा पॉइंटर से बेटा ये सब ध्यान रखना है, ये सब आपने पहले भी बहुत पहले पढ़ लिया, लेकिन मैंने बोला रिवीजन करा रहे हैं तो हम सब कुछ क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो ये वाली जो साइड है एरो के लेफ्ट हैंड वाली साइड, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरी तरफ ये वाली जो साइड आपको दिखाई दे रही है, दिस इज नॉन एज, ये रिएक्टेंट है, और ये वाली जो साइड आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट, ओके, ये प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। बीच में होता है, अगर मान लीजिए आप एक से ज्यादा रिएक्शन यूज कर रहे हैं तो आप पॉलस का साइन यूज करते हैं, पॉलस का साइन, ये क्या मेरे पॉलस क्या होता है, प्लस का साइन यूज करते हैं, ठीक है, यानी आपने एक से ज्यादा रिएक्टेंट यूज करिए। सिमिलरली प्रोडक्ट में अगर एक से ज्यादा चीज मिलेगी ना तो भी वहां पे आप प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एरो आपका होता है, ठीक है, कि एरो दिखाता है आपको कि भैया इस चीज को कंबाइन करके ये बना। साथ ही साथ एरो पे ना आपको और भी इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। कई बार आपको, जैसे एरो पे कई बार आपको ऐसे ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, तो ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, दैट मींस कि रिएक्शन को कराने के लिए हमने हीट दी है, ठीक है, हमने हीट दी है इस रिएक्शन को कराने के लिए, ओके। आपका यानी क्या है, वहां पे टेंपरेचर दिया गया, वहां पे हीट दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शंस को देखो, अब यहां पे देखो, हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, कंबाइन किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब यार नोटिस कीजिए आप बच्चे कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ओके, ये चीज आपकी रिएक्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट में क्या क्या है, आप बोलोगे भैया हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, और ये जो चीज बनी हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, एसिड बना, ठीक है। अब देखो आप कि मैंने दो गैस ली और उसको कंबाइन किया तो क्या बना, एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है। एक चीज आपके दिमाग में आएगी, भैया ये प्लस और माइनस जो है ना, ये समझ में नहीं आता, 9th क्लास में करके आओ बेटा, वैलेंसी वगैरह की बात, ठीक है। हाइड्रोजन में प्लस का चार्ज है, दैट मींस कि हाइड्रोजन में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के पास ना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है ना, इसको ऐसे समझो कि मान लो कि दो लोग हैं, उनका आपस में हो जाता है झगड़ा, उनकी आपस में हो जाती है लड़ाई। तो अगर दो लोगों की आपस में लड़ाई होगी तो सेटलमेंट कैसे कैसे हो सकता है, कंडीशन क्या होगी, या तो दोनों बात करके सलाह मशवरा करके आपस में सेटलमेंट कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले, या अगर उससे बात नहीं बनेगी तो भैया एक कहेगा कि नहीं मैं तो बात से नहीं मानूंगा, तो फिर वो एग्रेसिव होगा, तो वो क्या करेगा, दो चपेट लगा देगा। जब उसने दो चपेट लगाई तो सामने वाला भी नहीं छोड़ेगा, वो भी लगाएगा दो चपेट। कहने का मतलब ये है कि जब भी झगड़ा होगा तो किसी ना किसी तरीके से आप एक एंड पॉइंट तक पहुंचोगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर्ड हो। भैया आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वायलेंस, ये बहुत क्लियर लिख देता हूं यहाँ डिस्क्लेमर में, कोई वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं। उसी तरीके से जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, वो रिएक्शन इसलिए करते हैं कि वो शांत हो जाएं, उनको भैया इस मोह माया से दूर जाना है, उनको अपने आप को स्टेबल करना है। भैया हम स्टेबल कैसे होंगे, उनके स्टेबल होने के लिए जरूरी है उनका ऑक्टेट रूल पूरा होना, ठीक है। तो इसे 9th क्लास की बात है, लेकिन यहां बतानी जरूरी है ताकि आप प्लस माइनस थोड़ा कभी गड़बड़ ना हो। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के पास एक एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें 287, तो आप नोटिस करो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। याद है ना ऑक्टेट रूल कि आउटर मोस्ट सेल में आइडर 0
और आइदर फुलफिल्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, आपको वो पूरा करना है। ओके, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए दोनों क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्लोरीन कह रहा है कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो यार, मैं स्टेबल हो जाऊं। हाइड्रोजन कह रहा है कि भैया को मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं भी स्टेबल हो जाऊं। दोनों की मुलाकात होती है और फिर रिश्ता जो है वो किसमें बदल जाता है, रिश्तेदारी में। क्या कहते हैं, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, तो इनकी भी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। ये कहते हैं चलो हम कंबाइन करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दे दिया किसको, क्लोरीन को, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसीलिए जो देता है यानी वो डोनर है, वो दाता है, तो भैया वो पॉजिटिव होगा, और जिसने लिया यानी वो ऋणी हो गया बेचारा, क्रेडिटर हो गया, तो भैया वो क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यही आपका चार्ज लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा। प्लस लिखा है दैट मींस कि आपने डोनेट किया, माइनस लिखा है तो यानी आपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब कितना प्लस और कितना माइनस है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, ये सिंगल सिंगल है, मतलब कि 1 है। ओके, मैं 2 लिख देता, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया या 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि भैया केमिकल रिएक्शंस तो समझ में आ गई कि रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रॉब्लम कहां आती है, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना। देखो बैलेंस करना क्यों जरूरी है, अब इस बात को समझेंगे। एक ना नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑलरेडी 9th क्लास में सब पढ़ के आए हो, लेकिन वही वाली बात है, प्यारे बच्चे भूल जाते हो, याद दिलाना जरूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर मैं बात करूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, ये चीज जरा समझेंगे, ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। तो देखो जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि भैया आपने क्या किया, रिएक्शंस कराई, ठीक है, आपने कराई रिएक्शंस। एक एग्जांपल से जरा इसको समझेंगे, फिर से वो ABCD ले लेते हैं कि आपने लिया A + B और आपको मिल गया C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, A + B और आपको मिल गया C। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि भैया आपके रिएक्टेंट में जो A और B है ना, ठीक है, उनका जितना मास है, उनका मास उतना ही रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी मास कहीं खत्म नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शंस होंगी, प्रोडक्ट नया बनेगा, चीजें नहीं बनेंगी, लेकिन जो टोटल मास है, समझिएगा जरा, जो टोटल मास है रिएक्टेंट में जो एलिमेंट यूज हुए हैं उनका मास उतना ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी पे बेटा बेस डिपेंड करता है हमारा क्या, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां एग्जांपल देखो, 3 एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है, 3 एग्जांपल लिए। ये रहा, ये रिएक्शन दिख रही है आपको, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बना क्या हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना है, देन कार्बन डाइऑक्साइड बना है और साथ में मिला है पानी H2, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि रिएक्टेंट में हमारे पास क्या क्या था, समझना जरा, सोडियम था, हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऑक्सीजन था। क्या यही सारे एलिमेंट आपको इधर भी दिख रहे हैं, है ना, कंपाउंड बन गया अलग अलग, बट इन्हीं से मिलकर बना ना। क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट दिख रहा है, इन 4 एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट दिखा आपको, नहीं दिखेगा, किसी भी रिएक्शन में नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो जरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है। सोडियम कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है, सोडियम को देखते हैं जरा, यहाँ पे 1 सोडियम, इस तरफ देखो कितना सोडियम है भैया, 2 सोडियम है, ठीक है भैया। हाइड्रोजन यहाँ कितना है भैया, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है भैया, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है भैया, 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है भैया, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, कितने हो गए, 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन, ठीक है, 3 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ। अब नोटिस करो कि क्या जो एलिमेंट इन्वॉल्व है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, उनका नंबर सेम है क्या, नहीं ना। इसी चीज को तो बस बैलेंस करना है हमें। अब देखो बच्चे परेशान हो जाते हैं बैलेंसिंग को लेकर, होने की जरूरत नहीं बेटा, ये तो गेम है, ये तो पजल है, ठीक है। मैं आपको इस 3 में से ये वाला बता रहा हूं, वैसी बात है, मैंने इजी चुना है, बाकी दोनों मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट करके बताना कैसे बैलेंस होगी। देखो जरा, जैसे यहां पे मुझे दिख रहा है Xe, ठीक है, जियोन, और ये आपका F हो गया F2, जियोन प्लस F2 गिव XeF6, ठीक है, XeF6, बात ठीक है। बैलेंस ये अभी भी नहीं है। आप बोलोगे भैया जियोन तो ठीक है, Xe1 है, यहां भी 1 है, बिल्कुल सही, लेकिन पूरा बैलेंस होना चाहिए। F कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। चलो भैया बैलेंस करते हैं, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको नहीं छेड़ते हैं, ठीक है भैया, लेकिन ये 2 है और यहाँ पे 6 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब बताओ क्या ये बैलेंस हो गया, बिल्कुल भैया, ये 1 था, ये यहाँ भी 1 है, ये यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया भैया, 6 हो गया, और यहाँ पे भी टोटल ये 6 है, हो गई बात खत्म, ठीक है। बाकी ये दोनों आप मुझे बैलेंस करके दिखाओगे होमवर्क में, ठीक है। बस इसमें बेटा हिट एंड ट्रायल है, कोई ट्रिक नहीं है, हिट एंड ट्रायल करके आपको क्या करना है, एक बार एक एलिमेंट को पकड़ो, ठीक है, उसको बैलेंस करो। जैसे कि सोडियम यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपने यहाँ क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सोडियम बैलेंस हो गया। लेकिन वही वाली बात है, जब आप एक चीज को बैलेंस करो तो शायद दूसरी चीज अनबैलेंस हो रही है। अब आप हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना भैया, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ कितना हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 है भैया, हाइड्रोजन ही बैलेंस हो गया, वेरी वेल डन। अब देखो जरा कार्बन, कार्बन कितना भैया, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना कार्बन है, 1 और 2, यहाँ भी कार्बन 2 है, बहुत अच्छी बात भैया। ऑक्सीजन कितना, 3 × 2 6, यहाँ कितना 3 2 5 भैया, तो ऐसे ही बैलेंस हो गया, सिर्फ 2 लगाया और ये बैलेंस हो गया हमारा कंप्लीट। चलो भैया ये काम भी आपका छोड़ दिया, तो फिर सिर्फ ये वाला आप होमवर्क में लिखेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग आपको समझ आ गई, बस इतना ही आपको बेटा ध्यान रखना है। अच्छा अब आ जाते हैं बेटा सबसे अच्छी चीज, वो है हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। मैंने कहा था कि रिएक्शंस में जितने एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शंस दिखाई उतनी ही रिएक्शन आपको जाननी है, ठीक है।
और मैंने कहा कि मैं रिएक्शंस की एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रिएक्शंस के पूरे बारे में, उनके बारे में, कलर क्या चेंजेस होते हैं, उनमें कौन कौन से उनके एप्लीकेशंस है, उसकी एक अलग पूरी बना दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको कंप्लीट रिएक्शन एक ही वीडियो मिल जाए, जब भी आपको रिवाइज करना हो तो आप कर लो। ओके, बात आती है टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शंस है, यहां पे क्या क्या है, कॉम्बिनेशन, डिकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा भी, ठीक है, एक एक करके पहले इनको समझते हैं। पहला रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि वही वाली बात, दो बिछड़े साथी मिल जाए और मिलके एक हो जाए, है ना, तो वो कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही हाइड्रोजन एंड क्लोरीन वाला कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में कंबाइन हुए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया कि आओ सखी मेल मिलाप करें और मिलके कुछ नया बनाइए, हो गया आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो क्या कहोगे, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल और टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, नाम में ही मतलब छुपा है, कॉम्बिनेशन कंबाइन हो गया। अब बताओ डिकंपोजिशन, ठीक है, अब आपको नाम से मतलब समझ में आ रहा है, डिकंपोज होना मतलब टूट जाना, बेचारा बिखर गया, दिल के टुकड़े। अब अरिजीत सिंह सुनेगा ये, देखो जरा यहाँ पे ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये दिख रहा है आपको कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपको नाम याद रहना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नाम याद नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, अब कैल्शियम कार्बोनेट डिकंपोज, इसको तोड़ना है तो किसी चीज को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसको हीट देंगे, ठीक है, उसको झोंक देंगे आग में, तो वैसे सीधे दिया, उसको हीट दिया, जैसे हीट दिया तो बन गया ये यहाँ पे क्या, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, देखो हो गया डिकंपोजिशन, टूट गया। डिकंपोजिशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो। इस पिक्चर में अगर आप देखो, अगर मैं बात करता हूं, एक सेकेंड मैं बात करता हूं इस पिक्चर्स की, ठीक है, अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो आपको यहां दिखेगा, 1 सेकेंड, ठीक है, यहां नोटिस कीजिए आप, ठीक है, इस पिक्चर में आप नोटिस करो मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको हीट किया मरकरी बचा है, हो गया मरकरी बचा है, ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन क्या हो गया भैया, वो वहां से गायब हो गया, ठीक है, बस इतनी सी चीज है। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं, अब भैया तुम सीधे हो जाओ, तुम यहाँ पे सीधे हो जाओ, चलो तुम्हारा सीधा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हमारा कौन सा आता है, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नाम दोनों का सेम ही है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे बस आपका डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया। देखो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी को उसकी जगह से हटा देना, ठीक है, किसी को उसकी जगह से हटा देना। फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा का शो देखते हो तो उसमें वो जोक चलता है ना अरुणापुरम सिंह के ऊपर कि भैया सिद्धू पाजी ने आपने सिद्धू पाजी को उसकी सीट से हटा दिया, यानी क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही है, क्या होगा कि एक बहुत ताकतवर एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी दूसरे एलिमेंट से ज्यादा है, जो मोर रिएक्टिव मोर पावरफुल है, ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेस कोई किसको कैसे करेगा। जैसे स्कूल में जाओ और बेंच पे अगर आप बैठे हो, ठीक है, और कोई शैतान बच्चा है जो अपने को बहुत तिस्मारखा समझता आएगा और क्या करेगा, अगर यहाँ से मेरी सीट है तो कैसे बैठ गया, होता है ना, आपके स्कूल में भी होंगे ऐसे बच्चे, नाम मत लिखना, हो सकता है आपके वो भी दोस्त देख रहे हो, वो भी क्लासमेट ये वाली वीडियो देखेगा, नाम मत लिखना, लड़ाई हो जाएगी, बट ऐसा होता है, ठीक है, कि जो पावरफुल होते हैं अपने आप को तिस्मारखा समझते हैं, वो क्या करेंगे, आएंगे दो चपेट लगाएंगे, बोलेंगे हट यहाँ से निकल, लेकिन ऐसा होना नहीं देना, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। जब भी कोई ऐसा करता हो ना तो पलट के दो नहीं लगाना, उसको प्यार से समझाना है उसको कि भैया स्कूल है, दादागिरी नहीं चलेगी। अब देखो जरा उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी क्या हुआ, ये एलिमेंट है, अब हर एलिमेंट की रिएक्टिविटी सेम नहीं है, कोई ज्यादा रिएक्टिव है कोई कम रिएक्टिव है, कंपैरिजन की बात है। तो जो मोर पावरफुल होगा ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे से, वो क्या करेगा, दूसरे को हटा देगा और कहेगा तुम हटो मैं आता हूं तुम्हारी जगह पे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे देखो जिंक को, ठीक है, ये है भैया जिंक Zn, ठीक है भैया, और ये है कॉपर सल्फेट, ओके, ठीक है भैया, ये है कॉपर सल्फेट। अब हुआ क्या, समझना जरा इस चीज को, रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर पावरफुल देन टू कॉपर, ठीक है। तो जिंक ने क्या किया, कहा कि कॉपर तू हट और मैं आऊंगा सल्फेट के साथ दोस्ती करूंगा। लो भैया, अब बेचारा कॉपर अकेले में बैठ के अनूप जैन के गाने सुन रहा है, क्या करेगा बेचारा, अनूप जैन अरिजीत सिंह ही सुनोगे भैया, तुम्हें हटा दिया जिंक ने, क्या करोगे, थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव हो जाते जिंक से तो नहीं हटाता जिंक, है ना, पावरफुल होना जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई कि भैया पावरफुल होगा, कहेगा तू हट मैं लूंगा ये जगह, ले ली उसने जगह। डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, डबल डिस्प्लेसमेंट में लड़ाई जो होगी दो एलिमेंट के बीच में बराबरी की है, ठीक है, तो वहां होगा समझौता कि अच्छा ठीक है भैया तुम्हें ये वाली सीट पे बैठना है, चलो तो एक काम करते तुम मेरी वाली सीट पे बैठो, मैं तुम्हारी सीट पे चला जाता हूँ, ओके। ये होगी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखो जैसे कि लेड नाइट्रेट देखो जरा, PbNO3, ठीक है, एग्जाम का बहुत फेवरेट रिएक्शन है ये वाला, ठीक है। देन फिर आपका ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब आप यहाँ नोटिस करो कि क्या हुआ, समझौता हो गया किसके बीच में, Pb और पोटेशियम के बीच में, दोनों ने आपस में कर लिया समझौता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पोटेशियम ने कहा कि मैं तेरी जगह, Pb ने कहा ठीक है मैं तेरी जगह, तो यहाँ बन गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और लेड आयोडाइड बन गया, बात खत्म। देख रहे हो, स्वैपिंग कर ली और एक दूसरे क्या कर लिया, एक दूसरे की पोजीशन ले ली। ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट की दोनों डिस्प्लेस हो गए ना, एक ने डिस्प्लेस हुआ दोनों डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका बात करूं तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं
देन फिर आपका इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना बेटा, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं दैट इज दिस रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये मैंने पहले बता दिया आपको, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब देखो जरा, अगर ये कंफ्यूज करता हो आपको अभी भी, तो आज के बाद ये कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। देखो जरा इन दोनों वर्ड को जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, और ये आपका दूसरा है एंडोथर्मिक। ओके, मैंने ये दो अलग अलग इसीलिए लिखा है क्योंकि मैंने कहा नाम में ही मतलब छुपा हुआ होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे अगर थर्मिक की ना, तो थर्मिक का मतलब पता है क्या होता है, हीट होती है, ठीक है। थर्मिक है आपकी हीट, और एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, ठीक है। एक्सो मतलब एग्जिट, और इंडो का मतलब होता है इंटर करना, ठीक है। अब आपको देखो मतलब समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहूं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आप समझ जाओगे कि वैसी रिएक्शन जहां पे हीट निकली, रिएक्शन के टाइम में हीट निकली, उसको कहेंगे हम एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वैसी रिएक्शन जहां पे हीट मुझे देनी पड़ी, उसको कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। बात खत्म आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं क्या लेता हूं, एसिड लेता हूं, ठीक है, और एसिड है उसको पानी के साथ डिसॉल्व करना शुरू करता हूं, डाइल्यूट करना शुरू करता हूं, तो आप नोटिस करोगे जब हम एसिड को वाटर में डाइल्यूट करना शुरू करेंगे तो उसमें से हीट निकलेगी। या फॉर एग्जांपल सोडियम वाली, देखिए ना आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, सोडियम लिया, सोडियम को लेकर पानी में डाला, जैसे आप सोडियम को पानी में डालोगे, सोडियम के टुकड़े को वाटर के अंदर जैसे ही आप डालोगे, बम बम करके साउंड आएगा, मतलब क्या है, वहां पे क्या हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुई है, हीट आपकी निकली है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हीट आपकी निकली है। तो ये वाली बात है, ये आपको दो रिएक्शंस ध्यान रखनी है। जैसे कि देखो यहाँ पे कि ये जो दोनों रिएक्शंस आप देख रहे हो, इन दोनों रिएक्शंस में हीट आपकी निकली है, और अगर पता कैसे चलेगा कि भैया हीट दी गई है, वो आपको यहाँ एरो पे दिख जाएगा, ठीक है, ऑन द एरो दिखेगा। अगर मैंने कहा वही हीट लिखा हो, टेम्परेचर लिखा होगा, या फिर आपको ट्रायंगल या डेल्टा साइन कहते हैं, तो वो अगर दिख रहा है आपको, समझ लो कि वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। बहुत सी रिएक्शंस होती है जो कॉम्बिनेशंस भी होगी और एक्सोथर्मिक भी होगी, है ना। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। मैंने कहा मैं रिएक्शंस के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे आपको वो सारी रिएक्शंस दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे, वो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस। बहुत कंफ्यूजन होती है रिडॉक्स में भी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब फिर मैंने वही कहा, रिडॉक्स रिएक्शन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। दो रिएक्शन को कंबाइन किया तो एक रिएक्शन बनी, उसको हमने रिडॉक्स कहा। तो पहले मैं एक एक करके उन दोनों रिएक्शन को समझो और इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चे क्या जानते हैं, बच्चों को पता होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन गेन हो जाए, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना इज ऑक्सीडेशन, ठीक है भैया। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन नहीं होता, उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि क्या, लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, या फिर लूजेज ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जैसे कि ये वाली रिएक्शंस देखो, ये हमारा आयरन Fe है, ठीक है, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, दीदी किसी को जरूरत थी भैया, दानी आदमी है, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ध्यान रखो ये तीन कंडीशन, या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, या ऑक्सीजन गेन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन लूज हो रहा है, इन तीनों में से कुछ भी होता हुआ दिखेगा वो आपकी ऑक्सीडेशन होगी। इसका उल्टा कर दो तो वो आपका क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा वो तीन पैरामीटर, ओके। जैसे कि देखो यहाँ पे कॉपर को देखो जरा, यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लिया कॉपर बन गया भैया, तो ये कौन सा हो गया, इसने गेन किया ऑक्सीजन, ये है आपका रिडक्शन। अब लेकिन किसी एक इक्वेशन में ये और ये कंडीशन साथ में आ जाए तो कहलाएगी वो रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर वहां से पूछे जाते हैं बहुत सारे सवाल, दैट इज अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अभी आ जाते हैं, अभी उन सब पे आते हैं, समझते हैं जरा एजेंट पहले तो, फिर आते हैं ऑक्सीडाइजिंग। और ये कौन हो भैया आप, क्या चाबी लेके घूम रहे हो, किस चीज की, अच्छा घर दिखा रहे हो, ओहो प्रॉपर्टी वाला, रियल एस्टेट वाले भैया। क्या करते हैं रियल एस्टेट वाले भैया, घर रेंट पे लेना है, घर खरीदना है, सेल करना है, बाई करना है, यही तो काम करते हैं। कौन है ये, यही है एजेंट। हिंदी में इनके लिए वर्ड यूज होता है, दैट इज दलाल, ठीक है, दैट इज नॉट अ नेगेटिव बट दलाल वर्ड आपका हिंदी है एजेंट का। एजेंट का काम, ये दलाल का काम क्या होता है, मीडिएटर का, यानी क्या करना है कि मुझे जैसे घर खरीदना है, ठीक है, तो मुझे तो आइडिया है नहीं, ये लोग क्या करेंगे, मीडिएटर वाला काम करेंगे। किसी को घर बेचना है तो घर बेचने वाले को घर खरीदने वाले से मिलाने के बीच का जो काम है वो ये एजेंट करता है। यानी एजेंट क्या कर रहा है कि आपको कोई कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करने में मदद कर रहा है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी आपके एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वैसा एलिमेंट या वैसा कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन कराने में मदद करे, जिसके प्रेजेंस से ऑक्सीडेशन हो, वो ऑक्सीडाइजिंग है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसकी वजह से रिडक्शन हो रही हो, अभी देखा ना हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसकी वजह से रिडक्शन होगी वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखो बेटा जरा इस रिएक्शंस को, यहां से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आप मैंने कहा वीडियो की इस पार्ट तक पहुंच गए हो ना, तो आपका चैप्टर भैया हो गया 80%, 80 या 90% कंप्लीट हो गया, और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। और यहां तक समझ में आ गया तो लाइक जरूर दबा के देना, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना मत एकदम। चलो देखो जरा इन दो रिएक्शंस को देखो जरा, ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, ओके, बना ZnCO। अब एक चीज और मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पे ये कौन से टाइप की रिएक्शंस है, कमेंट करके बताना जरा कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, इंडो है, एक्सो है, क्या है ये, डिकम्पोजिशन है, कमेंट करके बताओ, आपको दिख रहा होगा।
ठीक है भैया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब आप इसमें नोटिस करो कि इसमें क्या हुआ, यहां पे जिंक के पास ऑक्सीजन था, ठीक है, लेकिन रिएक्शंस में देखो जरा क्या हुआ, रिएक्शंस जब हुई तो भैया ऑक्सीजन का साथ छूट गया, जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, यानी ZnO ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, ZnO ने रिड्यूस कर दिया और क्या बना दिया, जिंक। तो किसका रिडक्शन भैया, ये हो गया रिडक्शन, दिख रहा है, ये हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन लूज करना। दूसरी तरफ आप देखो जरा, इन सेम रिएक्शन जो कार्बन है ये तो अकेला था, लेकिन रिएक्शंस के बाद कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो भैया ये क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ और बना CO, यानी कि यहां हुई ऑक्सीडेशन, और ये दोनों चीज इस रिएक्शन में हुई है, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये सिर्फ रिडॉक्स नहीं बेटा, इसके अलावा और भी है टाइप, और हर टाइप आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आ गया बात। लेकिन बात ये आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हुआ, समझना जरा ध्यान से चलिएगा, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ भैया, कार्बन का हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO बनाया। कार्बन को ऑक्सीजन दिया किसने भैया, ZnO ने, इसी के पास तो था ऑक्सीजन, तो भैया तुमने दिया इसको ऑक्सीजन, तुम ही हो वो एजेंट। कौन से एजेंट, तुम हो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम ही हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि तुमने दिया है ऑक्सीजन। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। दूसरी तरफ भैया मेरा ऑक्सीजन चला गया, किसने ले लिया तुमसे तुम्हारा ऑक्सीजन, भैया कार्बन ने ले लिया, यानी ZnO रिड्यूस हुआ और Zn बना, इसका ऑक्सीजन लिया किसने, कार्बन ने, तो भैया कार्बन कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको एजेंट की बात आती है ना, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, ये दोनों चीज आपको मिलेगी रिएक्टेंट साइड पे। कहां मिलेगी, रिएक्टेंट साइड। ओके, और एक और चीज, इसको और आसानी से पहचानने का तरीका, अब आपको समझ में आ गया, रिएक्टेंट साइड मिलेगी, प्रोडक्ट तो आपको वैसे ही भूल जाना, जैसे आपको एजेंट ढूंढना है। अब आ जाओगे रिएक्टेंट में, एजेंट ढूंढना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन जिसके पास है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट देख लेना, जिसके पास नहीं है वो बाद में चल के उधर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली चीज आपकी हो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को लेके। समझ में आ गई बात, ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अच्छा, फिर आता है आपका, ये देखो, ये आपको एक और रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखा होगा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस है ना, प्लांट जैसे खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस है, बचपन से जान रहा हूं भैया, ये रिएक्शंस तो कई बार पढ़ ली है ना। 6CO2 प्लस 6H2O और थोड़ी सी सनलाइट, साथ में चाहिए वाटर भी, वाटर वगैरह भी चाहिए, ठीक है, तो बनेगा क्या, C6H12O6। ठीक है, इसका नाम पता है आप सभी को, इसको कहते हैं हम C6H12O6, ये बेसिकली आपका ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ये ग्लूकोन डी वाला ग्लूकोज नहीं समझना इसको, मतलब है तो उसी कैटेगरी का बट ग्लूकोज है ये कंपाउंड, और ये आपका हो गया ऑक्सीजन। अब ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ, इसमें आपने सनलाइट दी, बिना सनलाइट की रिएक्शंस नहीं होगी, यानी आपने हीट दी, दैट इज एंडोथर्मिक। मैंने बता दिया ना, जहां पे हीट एंट्री कर रही हो वो आपकी एंडोथर्मिक होगी। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। आगे भैया और क्या बच गया, और बच गया बेटा लास्ट में हमारा कोरेजिन एंड रेंसिडिटी। कोरेजिन, इस पिक्चर को देख रहे हो, देखा ही होगा भैया, साइकिल वगैरह सबके पास है, आजकल तो चलो नो डाउट नहीं होता, लेकिन बचपन में हम साइकिल क्या करते थे, हमें लगता था डेली साइकिल साफ करेंगे, डेली साइकिल धोएंगे, साइकिल चमचमाएगी, बाद में पता चला उससे जंग लग जाती। उस समय नहीं पता था केमिस्ट्री इतने अच्छे तरीके से। ये है कोरेजिन, जो कहते हैं हम जंग लग गई, रस्टिंग हो गई। क्या होता है बेसिकली, कोरेजिन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, कौन सा टाइप है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। टाइप क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि आपका मेटल जो होता है ना वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन कहां से, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, दैट ऑक्साइड इज नोन एज रस्टिंग। बट एक चीज हो कि हुआ क्या, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं पूछूं इसका केमिकल कंपाउंड बताओ, केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला क्या, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आप बता दोगे कैसे। ये आयरन था बेचारा बिना जंग का, इसको मिली ऑक्सीजन हवा से, और साथ में मिला थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर होता है H2O, इसने रिएक्ट किया और बनाया ये। अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है यही है रस्ट, यही है वो क्या कहते हैं, जंग, Fe2O3.H2O। X जो मैंने लिखा हुआ है ना वो वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर है ना, जैसे वाशिंग सोडा में 10 होता है, जिप्सम में आपका कितना होता है 2H2O होता है, POP में आपका हाफ H2O होता है, तो वो नंबर है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स पर क्रिस्टलाइजेशंस, देखो एक ही चैप्टर के अंदर 2 चैप्टर कंबाइन कर दिया मैंने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस वाला बात यहाँ पे आ गई। ये है बेटा जंग, ठीक है, ये कहते हैं हम कोरेजिन। ठीक है, कोराइड कर गया, मेटल्स जो होते हैं वो आपको कोराइड कर जाते हैं। अब इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस भाई साहब ने तो गलती कर दी, वरना करना क्या था भैया, करो ऐसे कि इस पे क्या करो, आप कलर करो, रेगुलर आप इसको पेंट करो, तो रेगुलर आप पेंट करते रहोगे। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है कि जो मेटल है, जैसे मान लो ये कोई मेटल है, तो उस मेटल को ना हमें लेयरिंग कर देनी है आउटसाइड अच्छे तरीके से, क्योंकि भैया ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तो लेयरिंग कर दो ताकि वो क्या करे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए, बस ऑक्सीजन से दूरी बनेगी उसकी, अपने आप वो कोराइड नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये तो मेटल में हो गया, सेम चीज होती है खाने वाली चीजों के साथ, देखा होगा ये आपने, है ना, एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ठीक है, लेकिन अगर एप्पल को काट के छोड़ के रख दो तो थोड़े दिन के बाद एप्पल कलर यही हो जाता है, थोड़े दिन के कुछ घंटों के बाद। क्यों होता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है एप्पल।
हर जगह केमिस्ट्री है, मैंने बोला ना, भी आपको दिखाऊंगा, आपने डेली लाइफ में मतलब हर छोटी चीज बड़ी चीज के अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ये देखो टमाटर भैया, आह टमाटर बड़े मजेदार, सर गए भैया, किसने रखा ख्याल, क्यों रखेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन के साथ छोड़ दिया तो अब तो हो ही जाओगे रेंसिड, है ना। ये होती है रेंसिडिटी, इज बेसिकली कि जब आपका ऑक्सीडेशन हो जाए किसी फूड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब इससे बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, देखो जैसे कि आप क्या करो, एयर टाइट कंटेनर ले लो, ठीक है, उसके अंदर चीजें रख दो, हवा नहीं लगनी चाहिए, इसलिए आप देखोगे जो चीनी वगैरह नमक वगैरह है, मम्मी लोग जो है वो एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, बचपन से जो ये धोखा जो देते आ रहे हैं सब हमें, है ना, इतनी फुली फुली चिप्स की पैकेट, चिप्स निकलता है इतू सा, ठीक है भैया, वो धोखा नहीं है, वो एक्चुअली में उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, वरना चिप्स की क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी। वो चिप्स के अंदर हवा नहीं है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस होती है, और वो नाइट्रोजन गैस की वजह से वो जो चिप्स होता है वो ऑक्सीडेशन से बचता है। लेकिन वही चिप्स के चक्कर में आप छोटा सा पिन मार दो, ठीक है, किसी दूसरे से बदला लेना हो, चिप्स का पैकेट लाया, थोड़ा सा पिन मार दो, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, सिल सा जाएगा, थोड़ा सा मॉइस्चर पकड़ लेगा तो क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी। या फिर और तरीका क्या है, आप रेफ्रिजरेट करके चीजों को प्रिवेंट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, बस इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। बताओ कुछ था क्या इस चैप्टर के अंदर ऐसा जो इतना परेशान हो रहे थे, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, हो गया चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन हर में अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो थ्योरी करी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज कौन करेगा। और हाँ, मुझे पता है कि तुम वीडियो को पॉज करके ये कमेंट करो कि एक ही वीडियो में इतना बड़ा ट्रांजिशन, थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चंस पे आते आते सर की दाढ़ी भी आ गई है, थोड़े से चेंजेस भी लग रहे हैं। नहीं, थिंग ऐसा है, बात ऐसी है कि वो जो पार्ट है, जो आपने थ्योरी वाला पार्ट देखा, थ्योरी वाला पार्ट अलग दिन शूट किया था और क्वेश्चन वाला पार्ट अलग दिन शूट हुआ है, इसलिए आपको चेंजेस दिख रहे हैं। तो बिफोर यू कमेंट, ये वाली लाइन सुन लेना। चलो अब आओ जरा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज की बात करते हैं, क्योंकि हमने जैसा कहा था एक वीडियो एंड दैट विल बी इनफ फॉर योर मिड टर्म एग्जामिनेशंस। थ्योरी आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना। अब देखो इससे सवाल किस तरीके के आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, 2024 में पूछा गया ये सवाल है। क्या है इस क्वेश्चन में, select from the following a decomposition reaction in which the source of energy for decomposition is light। 4 इक्वेशंस दी गई है। इस तरह के सवाल आपके मिड टर्म में भी आते हैं, प्री बोर्ड में भी आएंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में से में आएंगे, कि आपको कोई टाइप ऑफ इक्वेशंस दे देंगे और आप नोटिस करो ये सारी इक्वेशंस के बारे में आप लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। ओके, अब इसमें से बोला है कि भैया एक काम करो कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि दिख रही है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और मल्टीपल प्रोडक्ट है, लेकिन ये बताओ कि वो कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना वो हमारा लाइट है। लाइट यहां से मतलब है बेटा सनलाइट की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ा हो तो भैया उसमें एक रिएक्शन आई जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, एंड दैट रिएक्शन इज दिस वन, कि सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको हम चाइना डिस्क में रखते हैं, सनलाइट में छोड़ते हैं तो भैया चांदी अलग हो जाता है और आपका ब्रोमीन जो है वो अपना अलग हो जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, याद करना। और इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन का नाम भी देते हैं। थर्मल इसीलिए क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व है। तो अब ये 2024 में जैसे ये पूछा गया, ठीक है, अब मैंने कहा कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको ना हर तरीके के क्वेश्चंस ले आया इस वीडियोस के अंदर जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि उन्होंने अगर यही वाले इक्वेशंस पे सवाल पूछा बेटा तो यही आएगा, और जो टाइप ऑफ इक्वेशंस दे रखी है उस पे भी सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वेयर डिसॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन वुड बी। ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि केमिस्ट्री में एक तो रिएक्शन और दूसरा अगर कंपाउंड का कलर कभी मेंशन किया गया हो तो उस पर सवाल ना पूछे। मैं एक अलग सेपरेट वीडियो डाल दूंगा आपको, आप कमेंट करके बता देना कि आपको कब चाहिए, एक पूरा का पूरा जिसमें कि ना आपके मिड टर्म एग्जाम्स में जो भी केमिस्ट्री के वो सारे कंपाउंड जिनके कलर्स आपको ध्यान रखने जरूरी है वो मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉपर सल्फेट की बात की तो टाइम नहीं लगाएंगे। कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स है वो ब्लू इन कलर का क्रिस्टल्स होता है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब भी वो ब्लू कलर का होगा। फिर हम जैसे बात करते हैं फेरस सल्फेट की, अगर मैं बात करूं तो वो अपना लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट है उसका एक सेपरेट मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। और देखिए जरा किस तरह के सवाल है। ओके, तीसरा सवाल है ये, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू द जिंक पीसेस टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। अगेन देखो वैसे ये आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में भी आएगा, मेटल्स नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे भी कि अब आपको देखो पूछा है यहाँ पे कि अगर आप मैं HCl ऐड कर देता हूं जिंक के साथ, अब HCl अपना एसिड है, ठीक है, और जिंक अपना मेटल है, और आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब अगर मैं जिंक यानी कि मेटल को एसिड में डिप करूं तो एक गैस इवॉल्व होगी
जो पॉपअप साउंड के साथ रिलीज होगी, विच इज हाइड्रोजन गैस। तो आपको यानी कहने का मतलब ये कि जो रिएक्शंस आपने इस चैप्टर में पढ़ी ना, उस रिएक्शंस के अराउंड जितनी भी कंडीशंस हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, आपको उन रिएक्शंस की ना कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने पहले कहा कि एक वीडियो जिस पे आपने ये क्लिक किया है, यहां से पूरा मिड टर्म आपका कवर हो रहा है, लेकिन स्टिल आपको छोटे छोटे चंक्स ऑफ वीडियोस चाहिए पर्टिकुलर एक्टिविटीज पे, रिएक्शंस पे, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा हमें। ठीक है, तो हम उस वीडियो को भी कवर कर लेंगे। आगे देखो जरा, फिर आपसे जैसे पूछा केमिकली रस्ट, यानी कि जो जंग लगती है, लोहे पे जंग लगना, बेसिकली वो क्या है, वो कौन सा कंपाउंड है जिसके बारे में हम बात करें, तो दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यस, आप सबको पता है कि जो आयरन है वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, वो ब्राउन कलर का, जिसको हम कहते हैं कि भैया जंग लग गई। लेकिन केमिकली उसका नेम क्या है, एंड दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3. This formula is Fe2O3 dot NH2O. N इसीलिए क्योंकि मॉइस्चर जो है ना, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि जो वाटर कंटेन है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, उसका नंबर कितना है। ठीक है, ओके। और सवाल क्या है, जैसे कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर सवाल पूछ दिया आपका। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे ढेर सारे सवाल बन सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको एक रिएक्शंस नहीं इन्वॉल्व है डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन इसका आंसर, जैसे उन्होंने बोला कि कॉपर को अगर मैं कॉपर डिस्प्लेस कौन से मेटल्स को करेगा इन द सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये चीज मुझे पता चलेगी रिएक्टिविटी सीरीज से। खैर, आई नो द आंसर इज AgNO3, क्योंकि यहां पे है सिल्वर, है ना, और सिल्वर लेस रिएक्टिव है आपका कॉपर से। ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये बात तो मुझे पता थी, आपको पता होना चाहिए बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जिस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे कि टॉप मोस्ट आपका मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे आओगे लेस रिएक्टिव होंगे। तो आप यहां नोटिस कीजिए कि कॉपर अपना यहां है और सिल्वर अपना यहां है, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसीलिए वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के कोड मैंने कई बार बताया है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्वीट गाय। ठीक है, आप इस कोड से आप पूरा एलिमेंट ध्यान रख सकते हो, बस आपको क्या करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस रिएक्टिविटी सीरीज को यूज करना है। और कैसे सवाल है भैया, और सवाल जैसे कि ये रहा, द रिएक्शन H2 प्लस Cl2, ये दोनों गैसियस फॉर्म में, यहां पे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं, ये दोनों गैस के फॉर्म में, और ये जनरेट कर रहे हैं 2HCl, बैलेंस इक्वेशन है, बहुत बढ़िया। पूछा है कि ये किस तरह की रिएक्शंस दर्शाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑब्वियसली है ना, दो रिएक्टेंट है, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, फिर आपका a substance which oxidize itself and reduce, this is a very important question। ठीक है, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शंस वाला सवाल है, और रिडॉक्स रिएक्शंस वाले सवाल में आपको सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पूछे जाते, इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे पूछा है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर्स, और दूसरे को रिड्यूस करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि एक बेस्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, ओके डन। ठीक है, इक्वेशंस बैलेंस है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब जरा इस चीज को जरा ध्यान से देखिए कि क्वेश्चंस में क्या बोला, जैसे उन्होंने अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यहां पे जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो H2 हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन ये अकेले ऑक्सीडाइज होने का मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसने इस वाले ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लिया भी है, यानी जो H2 है वो खुद को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये H2 इस O2 को रिड्यूस भी कर रहा है। तो वही अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो कि यहाँ पे H2 है, एंड रिड्यूसेस अदर, यानी कि O2 है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे H2 जो है ना हमारा, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। यही आपके सवाल का मोटिव था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। ठीक है, आगे देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ओके, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ फाइन ग्रेन्युल्स टू इट। ओके, फाइन ग्रेन्युल्स ऑफ व्हाट मिसिंग है क्वेश्चंस में, विच गैस विल बी। खैर, वो जिस गैस की बात कर रहे हैं वी ऑल नो दैट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की गई है, बट किसके टुकड़े वो मेंशन नहीं किया हुआ है। तो खैर मैं मान रहा हूं जिंक या किसी और मेटल की बात की गई होगी। ये सवाल हमने पहले भी देख लिया,
तो हाइड्रोजन गैस। आपको एक समझ में आ रही है एक बात कि अगर ये सवाल बार बार रिपीट हुआ दैट मीन्स कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, फिर आपसे हीट इज इवॉल्व डाइविंग कौन सी रिएक्शंस में होगी? देखो टाइप ऑफ रिएक्शन जितनी भी पढ़ी है आपने इस चैप्टर में, ठीक है, आपने अभी तक वो थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिया होगा। अगर आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंच गए हो टाइम स्टैम्प देख के, तो पहले जाके वो थ्योरी वाला पार्ट रिकॉल कर लो। तो हर टाइप ऑफ रिएक्शंस के पीछे की कहानी है कि भैया वो टाइप ऑफ रिएक्शंस क्यों वैसी है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे कि हीट इवॉल्व कौन से रिएक्शंस में होगी, एक सिंपल सी बात है, हीट इवॉल्व होने का मतलब है कि उसमें से हीट निकले, तो भैया वो होगा कंबशन में। अब सुनो मेरी बात, कंबशन मोस्टली लोगों को लग रहा है कि भाई कंबशन में तो सर हमने आग लगा दी ना, तो हमने हीट दे दी। नहीं भाई, जब कोई चीज बर्न हो रही है, कोई चीज जल रही है, ठीक है, तो वो हीट रिलीज भी करेगी, दैट इज कंबशन रिएक्शन। आप किसी भी चीज का कंबशन देख लो। और क्या, जैसे हाँ, एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 यानी कि यही केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस में जितने में मैं बार बार जोर दे रहा हूं, रिएक्शंस को डेली लिखने की आदत डाल लो, ठीक है। उस रिएक्शंस को मतलब डेली, अब दो चैप्टर अगर आपके आ रहे हैं एग्जाम्स में, मैंने इस एक वीडियो में 2 चैप्टर्स कवर किए। अगर मान लो इसके अलावा मेटल से नॉन मेटल भी आ रहा है तो बता देना, उसकी फिर अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। बट मुझे मोस्टली बच्चों का जो फीडबैक आया था और जो मैंने सर्वे कराया था, उसमें मुझे ये 2 चैप्टर्स सब जगह मिड टर्म एग्जाम में देखने को मिले, इसलिए इस वीडियो में आपको वो 2 चैप्टर है। दोनों चैप्टर्स में जितनी भी रिएक्शंस दी गई है, आपको वो रिएक्शंस करनी और वो एक दिन में तैयार नहीं होगी। उसके लिए बेटा आप डेली बैठ के ना रिएक्शंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब मैं रिएक्शन प्रैक्टिस कह रहा हूं, दैट मीन्स कि आपको उस रिएक्शंस को पूरा लिखो, उसमें जितने भी कंपाउंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं उनके नाम लिखिए, उनके कलर्स के बारे में लिखिए इन्फॉर्मेशन, और इसको लिखो। द मोर यू राइट द मोर यू विल लर्न और मेमोराइज द थिंग्स, ठीक है। साथ ही साथ उसकी एप्लीकेशन देखो, जैसे ये वाली रिएक्शन बुक में दी गई है, द रिएक्शंस बिटवीन द लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। लेड नाइट्रेट लिया, ओके, और पोटेशियम आयोडाइड। तो अब आप देखो जरा, आपको ध्यान आएगा कि ये जो रिएक्शंस थी दैट इज बेसिकली द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो हम लेड नाइट्रेट ले रहे हैं, याद है ये वही वाली रिएक्शन है बेटा जिसमें एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और आपने लिया पोटेशियम आयोडाइड, ओके। अब यहां पे था कि भैया बताओ ये कौन से तरह की रिएक्शन है, तो आपको यहां पता होना चाहिए कि यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये चला जाएगा इस आयोडीन के साथ, पोटेशियम चला जाएगा नाइट्रेट के साथ, ठीक है, और साथ में आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली गैस भी इवॉल्व होगी। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अच्छा, और देखें जरा, देखो, और ये येलो कलर का कोई मुझे बताएगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट कौन सा है? ये आपका देखो लेड नाइट्रेट है, ठीक है, विच इज दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, और इसको आपने रिएक्ट कराया तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, बड़ा गोल्डन येलो कलर का। ये इस रिएक्शन से बहुत पूछते हैं। अब बताओ जरा ये गोल्डन येलो कलर का प्रेसिपिटेट कौन सा, अगर आपने ये रिएक्शंस अच्छे तरीके से करी है। फिर आपको इस तरह के सवाल आते हैं कि why does not silver evolve hydrogen on reacting with dilute H2SO4? कि भाई जनरली सल्फ्यूरिक एसिड। अब सवाल देखो कितना सिंपल है कि हमने पढ़ा कि अगर मैं किसी भी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो एक गैस निकलती है विच इज हाइड्रोजन गैस, और उस हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए हमने वो पॉपअप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट भी किया। लेकिन सिल्वर जो कि मेटल है और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इन दोनों को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। उसका रीजन है फिर से वही रिएक्टिविटी सीरीज। आप देखोगे, नोटिस करोगे रिएक्टिविटी सीरीज में जो सिल्वर है भैया वो हाइड्रोजन से ना नीचे है, लेस रिएक्टिव है। तो यहां पे वो H2SO4 में से हाइड्रोजन को इवॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो आप? हाइड्रोजन गैस कहां से निकलेगी? इस H2SO4 से ही तो निकलेगी, अलग से तो आएगी नहीं हाइड्रोजन, ठीक है। और वो सिल्वर जो है वो ये नहीं कर पाता, दैट्स वाई यहां पे इवॉल्व नहीं हो पाती। वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस में लिख दी है ना, कि सिल्वर्स लैक ऑफ हाइड्रोजन इवोल्यूशंस। अच्छा, फिर आपको देखो फिर से रिएक्शन बेस्ड सवाल, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर? क्या होता है जब आप क्विक लाइम पानी में ऐड करते हो? यानी अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो द रिएक्शंस इज CaO प्लस H2O, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप क्विक लाइम को वाटर में डालते हो तो आपकी वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, हीट इवॉल्व होती है, साथ में एक साउंड जनरेट होती है, हिशिंग साउंड ना, करके ऐसी जैसी आवाज से निकलती है। खैर साउंड पे सवाल नहीं आता है,
सवाल आता है प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट बनता है आपका स्लैग्ड लाइम। प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? स्लैग्ड लाइम, ठीक है। और ये आपसे पूछा जाता है, जो प्रोडक्ट है ये आपसे जरूर पूछा जाता है स्लैग्ड लाइम के बारे में, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका फॉर्म होता है। अब देखो, तुमने ये वाला चैप्टर कर लिया, चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो पे क्लिक किया, पूरी थ्योरी हो गई। इस चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक बने हैं, वो भी यहां पे आपको बता दिए गए। अब तुम्हारे मन में होगा कि क्या ये चैप्टर कंप्लीट, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है? आई मस्ट से कि बेटा पर थ्योरी में करने की जरूरत नहीं। हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करो उतना कम है। ओके, तो मैंने इसलिए कहा था कि जैसे ये वन वीडियो वाला पार्ट जब रिलीज हो जाएगा, अगर आप तक ये पहुंच गया है, तो बहुत जल्द इसके बाद आपको लाइव देखने को मिलेगा, लाइव मैराथन। और उस मैराथन में थ्योरी नहीं, हम क्वेश्चंस पे ज्यादा टारगेट करेंगे, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम कब है तुम ये बता देना, लेकिन अभी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर थक गए हो तो वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्योंकि चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। रखी हमारे आसपास की वो सारी चीजें जिनमें से कुछ एसिड है, कुछ बेस है, कुछ सॉल्ट है, सब कुछ हमारे आसपास ही। इसके बावजूद पता नहीं क्यों ये चैप्टर हम सबको डराता है। आज का जो चैप्टर है दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सीधा टॉपिक क्या। देखो, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम केमिस्ट्री में क्या है कि भैया रिएक्शन समझ में नहीं आई, है ना, किस तरीके से रिएक्शंस याद रखी जाए। लेकिन बात यह है कि अब रिएक्शंस की जब हम बात करेंगे तो क्या हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस है? नहीं। चैप्टर्स को जरा फटाफट हम ब्रीफ में समझते हैं और सीधा हम जंप करेंगे चैप्टर्स के अंदर कि चैप्टर के अंदर क्या है। 3 टॉपिक आपको दिखाई जाएंगे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बेसिकली क्या है, हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, सम आर बेसिक इन नेचर, सम आर एसिडिक इन नेचर और कुछ सॉल्ट इन नेचर होते हैं। बट ये कैसे डिसाइड किया गया इनमें से एसिड कौन है, बेस कौन है, सॉल्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट को बनाने की प्रिपरेशंस क्या है, किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं एंड उनके यूजेस क्या हैं डेली लाइफ के अंदर। और फिर कुछ सिलेक्टिव केमिकल रिएक्शंस। इतना सही तो पार्ट है इस चैप्टर का, बात खत्म। और बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर में जो रिएक्शंस की हम बात करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार-बार कहता हूं कि हर चैप्टर की कुछ रिएक्शंस तो ऐसी है भैया जो सीबीएसई को बहुत पसंद है और वो रिएक्शंस बार-बार रिपीट होती है। जब चैप्टर हम करेंगे तो इन द नेक्स्ट 30-35 मिनट्स के अंदर मैं उन सब रिएक्शंस को कवर भी करने वाला हूं। आपको ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर्स के कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा सवाल बनने के चांसेस होते हैं और ऑलरेडी बन भी चुके हैं, और आपको कौन सा पॉइंट है इस चैप्टर्स का जो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, देखेंगे कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी होती है, ठीक है। तैयार हो ना? अच्छा, तैयार हो गए, रेडी हो गया? रेडी हो गए तो पहले लाइक कर दो और फिर सीधा आते हैं हम चैप्टर्स के अंदर। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ ना, जब हिंदी मीडियम में था तो बड़ा फनी नाम था, इसको अम्ल कहते थे, इसको झाग कहते थे, और ये हमारा सॉल्ट यानी कि नमक तो होता ही था। लेकिन बात है कि एक एक करके कि आखिर एसिड एसिड क्यों है, बेस बेस क्यों बना, और सॉल्ट फिर इन दोनों से डिफरेंट क्यों है, या जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। क्या है कहानी? है शुरुआत एसिड की। अब देखो, मैंने बोला कि एसिड हमारे लाइफ में बहुत जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, आए दिन प्रतिदिन हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट फिर भी हमें पता नहीं है कि वो एसिड क्यों। मैं आपको बिल्कुल सीधा ना टू द पॉइंट लेके आता हूं। देखो, केमिकल कंपाउंड, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड ना जिसको अगर मैं वाटर के साथ डिसॉल्व करूं और वाटर के साथ डिसॉल्व होके वो अगर फॉर्म कर लेता है हमारा H3O+ आयन, ठीक है, H3O+ आयन, दैट मींस हाइड्रोनियम आयंस, तो वो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। अब रीजन ये है कि वो ये आयंस फॉर्म क्यों कर रहा है? बहुत सिंपल सी बात, कोई भी चीज जो एसिडिक इन नेचर है उसके अंदर पाया जाता है एक आयन जो कि है हमारा हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। और इसके वजह से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस दैट सब्सटेंस बिकम एसिडिक इन नेचर। और जैसे ही एसिड को हम पानी से रिएक्ट कराएं, अब आप खुद सोचो जरा, अगर इस चीज को वाटर से रिएक्ट आप करा दो तो क्या होगा? H+ आयन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा और क्या बना लिया भैया? हाइड्रोनियम आयन बना लिया, बात खत्म। तो किसी भी चीज में H+ आयन दिखे वो एसिडिक है। बेस में क्या है? बेस में आपका OH- आयन है, हाइड्रोक्साइल आयन है। ये 2 आयन पे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता। इतनी सी चीज है, फिर भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लेके चलूंगा कि एग्जाम में जो चीज आती है वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहले बात कर ले प्रॉपर्टीज की। एक सवाल प्रॉपर्टीज के ऊपर बनता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है। एक साथ सबकी प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। जैसे कि अगर मैं एसिड की प्रॉपर्टी की बात करूं, दे आर सोर इन नेचर, यानी खट्टा होता है। टेस्ट की अगर बात करें तो खट्टापन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो जरा, लेमन एसिड है, इसके अंदर आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं, ठीक है। खट्टापन जो बिकॉज ऑफ एसिड होता है ना, तो इसके वजह से। फिर आपके कुछ एसिड जो है दे आर सॉलिड इन नेचर एंड सम आर लिक्विड इन नेचर। आप खुद ही यहां देख सकते हो, कुछ सॉलिड है
कुछ आपका लिक्विड इन नेचर है। अच्छा, और क्या होता है भैया? और होता है एसिड जो है, अगर उसको हमें चेक करना तो एक कम चीज आती है, दैट इज लिटमस पेपर, है ना। एक रेड होता है और एक आपका ब्लू कलर का होता है। तो बेसिकली हम लिटमस पेपर को डिप करके पता कर लेंगे कोई चीज एसिड है कोई चीज बेस है। देखो ये ऑलरेडी आपने 8 क्लास में किया है, मैं क्यों आपका समझ आया करूं, आपको सीधा पॉइंट में बताता हूं ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिटमस पेपर के इंडिकेटर में भी प्रॉब्लम क्या आती है ना, ध्यान नहीं रहता कि एक्चुअली में कौन सा कलर चेंज होके किसके बारे में बता रहा है। उसके लिए एक आपको कोड देता हूं, ये कोड आप ध्यान रखना, दैट इज RCB। IPL सब देखते हो ना, RCB पता है आपको, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब ये कोड क्या है जरा इससे सुनिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं है, ये कोड क्या है? कोड है हमारा रेड चेंजेस टू ब्लू, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। बट ये किसके लिए भैया? RCB कहां की टीम है? बैंगलोर, बैंगलोर यानी बी फॉर बेस। तो भैया आपको बस ये कोड याद रखना है कि जो बेस है वो क्या कर रहा है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, याद रहेगा, RCB से। अब इसका उल्टा कर दें आप तो ऑलरेडी क्या मिल जाएगा हमें? एसिड मिल जाएगा। यानी अगर ब्लू चेंजेस टू रेड हो जाएगा तो वो हमारा एसिडिक इन नेचर होगा। लिटमस पेपर का टेस्ट ये, लिटमस के अलावा ऐसे और भी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हैं कौन सी चीज एसिड है कौन सा बेस है। सॉल्ट होगा तो उस पर तो कोई भी आपका चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये रेड कैबेज हो गया, ये हमारा टर्मरिक हो गया, इनका इस्तेमाल करके ही पता किया जाएगा। बोलोगे कैसे पता किया जाएगा? तो जैसे रेड कैबेज है ना, उसको आप पहले क्या करोगे, पानी में लोगे, बॉईल करोगे, बॉईल करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसमें जब आप डिप करोगे, उस जो भी एसिड या बेस जो आपको चेक करना है उससे उसका कलर चेंज होगा। अभी हम आएंगे कि कलर चेंज कैसे होता है। टर्मरिक के साथ भी यही होगा कि आप जो एक भी ड्रॉप है वो ड्रॉप डालो, टर्मरिक का कलर चेंज होगा, उससे आपको पता चल जाएगा जो चीज आपने ड्रॉप पे डाली वो आपका एसिड है या फिर बेस है। फटाफट इंडिकेटर से सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिटमस पेपर वाली बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं भैया, लिटमस पेपर आपने बता ही दिया, ये अच्छे तरीके से मुझे समझ में आ गया है। इसके अलावा अगर मैं और चीज बताऊं, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे जिसमें आप लोग गलत कर जाते हो, अल्कली नहीं समझ में आता बहुत बच्चों को, अल्कली बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो अल्कली बेस होते हैं, लेकिन कौन से बेस? वैसे बेस जो कि पानी में सॉल्युबल हो, ठीक है, जो पानी में सॉल्युबल होगा बेस वो हमारा अल्कली कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल KOH, MgOH2, इस दोनों का जरा नाम बताना जरा कमेंट करके, लेट्स चेक कि आप में से कितने बच्चों को इसका नाम पता है, ठीक है। नहीं पता हो तो फिर मैं बताऊंगा आपको, ओके। ये चीज देखो आगे ना, देखो ये ध्यान रखना ना, OH दिख रहा है, OH जहां दिखा बेस है, बात खत्म, है ना। OH जहां दिखा आपका बेस है। अब आप कहोगे कि भैया इसमें तो हाइड्रोजन भी है तो ये एसिड क्यों नहीं है? अरे भैया हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, H+ आयंस होने चाहिए। ये OH है, ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जो आयंस है वो एक कंपाउंड जो है कंपाउंड के फॉर्म में है, H नहीं है सिर्फ, है ना, OH है आपका, इसलिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने देखो यहाँ पे आपको टर्मरिक दिखा दिया, लिटमस पेपर है, इन सब चीजों का तो इस्तेमाल हम करते ही करते हैं। अच्छा, और क्या है भैया? और है भैया इनके बारे में, अब एसिड के बारे में और भी इंफॉर्मेशन वेरी डेंजरस, तो केयरफुली इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इतनी जो राम कहानी भैया आपने लिख दी, इसका मैं क्या करूं? इसका मैं बताता हूं, मैं आपको करूंगा ना ब्रीफ, परेशान क्यों ना। हम बात करते हैं आपको एसिड के साथ, एसिड किस किस टाइप के होंगे और उसमें और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि एक आपका कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड होता है। क्या है भैया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड? बहुत सिंपल है, देखो जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड की अगर मैं बात करूं, जब मैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की अगर बात करता हूं तो एसिड और बेस दोनों में ध्यान रखना, दोनों के लिए कॉमन है। पानी दिख रहा है, पानी क्या कह रहा है? कम विथ मी, आई विल मेक यू डाइल्यूट। क्या मतलब है इस बात का? बात यह है कि भैया पानी कह रहा है कि भैया आप मेरे साथ आओ, मैं आपके साथ मिलूंगा और आपको डाइल्यूट कर दूंगा। देखो होता क्या है, ये दो टर्म याद रखो, एक हमारा कंसंट्रेटेड है और एक हमारा डाइल्यूट है। तो बेसिकली कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें ना पानी कम होगा, एसिड या बेस ज्यादा होगा, तो उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कह देंगे या कंसंट्रेटेड बेस कह देंगे, ठीक है। और अगर मैंने पानी का अमाउंट ज्यादा रखा और एसिड और बेस को कम रखा तो वो हमारा डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं समझे क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको लिखा डाइल्यूट HCl, ठीक है, मैंने लिखा डाइल्यूट HCl, तो आपको क्या समझ में आएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है बट क्या है, थोड़ी सी कम इसमें एसिड है, पानी इसमें ज्यादा है, बस कंसंट्रेशन का जो फर्क आ जाएगा ना वो। और अगर कंसंट्रेटेड HCl लिखा है तो वो क्या हो जाएगा कि भैया यानी कि HCl ज्यादा है और हमारा पानी जो है वो कम है। आप खुद सोच लो जरा कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेटेड वाला। हमारे लेबोरेटरी में जो यूज होता है ना उसमें लिखा हुआ रहता है, तो कंसंट्रेटेड वाले को बहुत केयरफुली, वैसे तो एसिड है तो उसको वैसे ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए, बट अगर कंसंट्रेटेड है दैट मेक्स देम मोर पावरफुल, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? बोलो ठीक है भैया, आ गई भैया, अरे बताओ भैया आ गई ना,
कमेंट कर देना भैया अगर समझ में आ गया तो। आप फटाफट आगे देखें, फिर बोलो भैया और क्या क्या चीजें हैं। देखो और चीजें ये हैं, बेसिकली आपको बताऊं, जैसे कि एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर, ये बता दिया आपको, है ना, कि जब हम पानी अगर डिजोल्व करेंगे तो जो एसिड और बेस में जब वाटर डिजोल्व होगा तो वो उसको क्या करेगा, आपको डाइल्यूट कर देगा। अच्छा एक चीज और, कि एसिड और बेस में अगर हम पानी मिलाते हैं तो जो रिएक्शंस होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना केमिकल रिएक्शंस में, नहीं पढ़ा गया कोई बात नहीं, वो भी कवर कराऊंगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यानी कि उसमें से हीट निकलेगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जब अगर मुझे एसिड और पानी को डिसॉल्व करना है, ध्यान से सुनना, तो मैं क्या करूं, क्या मैं एसिड लेके उसे पानी में डिप करूं या मैं एसिड को रखूं और उसमें पानी डिप करूं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इसको आपका लॉजिकल आंसर देना होगा। तो राइट कमेंट करके बताना जरा इस सवाल का जवाब क्या होगा, किस चीज को किस में आप मिलाना शुरू करोगे। मिलेंगे तो दोनों तरीके से, बट आपको बताना है डिसॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि अब देखो यहां पे जरा, आपको अगर देखा आपने तो मैं बताता हूं सोल्यूशन, देखो यहीं पे, द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू द वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। समझ में आया, पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी अगर आप एसिड में डालोगे ना तो वो क्या होगा, उसके छिटके छपके उड़ने लग जाएंगे, समझ लो, वो छिटकने लग जाएगा और वो आपको डैमेज कर सकता है ना, क्योंकि एसिड से इरिटेशन होगी, जलेगा। तो आपको क्या करना है, एसिड को लेना और उसको पानी में बहुत धीरे 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 आराम से डालना, ठीक है, पोर करना उसको। चलो भैया, है ना, तो ये वाली बात हो जाती है। जैसे उन्होंने बोला इफ वन मिक्सेस द अदर वे बाय एडिंग वाटर टू द कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट काउजेस द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड काउजेस बर्न। देखा कि अगर मैं पानी डालना शुरू कर दूंगा एसिड के अंदर तो क्या हो जाएगा, जो एसिड है वो हीट जनरेट करेगा और उससे जो है ना आपको स्प्लैशेस आउट से, वही जैसे आपने देखा कि गर्म तेल के अंदर आप पानी कैसे छींटे मारो, बहुत होता है ना, मम्मी कई बार कहती है कि गर्म तेल है तो गिले हाथ से उसको मत टच करो या कुछ भी पानी वाला, जैसे ही गर्म तेल आप पानी डालोगे ना तो ऐसे स्प्लैश आउट करेगा, छिटके मारने शुरू कर देगा गरम गरम और जल जाती है चीजें। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है, ओके। ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा घर के अंदर, ठीक है, डोंट ट्राई दिस एट होम। चलो अब एक चीज और बताता हूं आपको कि अगर मैं बात करूं आपको कि क्या होगा जब अगर एसिड को अगर हम पानी से मिला दें, बहुत सिंपल सी बात है, बता ही दिया मैंने आपको, H+ आयंस को वाटर से मिलाओगे H3O। देखो एक चीज आपको समझाता हूं, इधर आओ, बहुत पास आओ ना जरा, एक चीज आपको बतानी है, बताना ये है आपको कि ना एग्जाम नंबर्स लाना मैंने कहा बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ना टॉपिक ज्यादा है नहीं, टॉपिक सिंपल है, ध्यान रखनी है सीधे पॉइंट टू पॉइंट वाली बात है, पॉइंट टू पॉइंट वाली बात है, कट पॉइंट वाली बात है कि ये चीज है, उतना ध्यान रख लिया उतना काम चल जाएगा भाई, उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। कंफर्म है एमसीक्यूज के अंदर इससे एक सवाल आने वाला। लिटमस बता दिया था मैंने, लिटमस पे किसका क्या रिएक्शंस होगा वो आपको बताया था, एक बार जरा फिर से देख लो फटाफट। जैसे कि न्यूट्रल सोल्यूशन तो है वो पर्पल, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन लिटमस पेपर को रेड कर देगा, बेसिक आपका ब्लू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात। नाउ अब आपका लिटमस जो है वो दो फॉर्म, ये तो आपका पीएच स्केल है, ये हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। ये लिटमस पेपर होता है आपका, डिप करोगे इस तरीके से तो न्यूट्रल अगर सोल्यूशन होगा तो पर्पल कलर का रहेगा, लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं है तो फिर वो चेंज करेगा उसका कलर, ठीक है। देन फिर अगर हम बात करें और भी बहुत सारे, तो जैसे कि हमारा मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये दिख रहा है आपको, ये भी एक इंडिकेटर है। ये हमारा फिनोप्थिलीन होता है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी कलर चेंज होता है। कैसे, अगर हम मिथाइल ऑरेंज लें न्यूट्रल सॉल्यूशंस में तो वो ऑरेंज ही रहेगा जो कलर का, एसिडिक सोल्यूशन में जाके वो लाल रंग का हो जाएगा, बेसिक में वो पीले रंग का हो जाएगा। तो ये ध्यान रहो, ये कभी पूछ लेता है, एक नंबर में कलर चेंज आपसे पूछ लेता है। ऐसे और भी इंडिकेटर है, बट बुक में जितना मेंशन किया गया उतना तो आपको पता होना चाहिए। फिनोप्थिलीन की अगर बात करूं तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस में फिनोप्थिलीन जो है कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है, बट एसिड में अगर डालोगे तो भी कलरलेस रहेगा। जैसे ही आपने बेस में डाला वो पिंक हो गया, देख रहे हो जरा, यानी आपको समझ में आ रहा है विनोद, देख रहा है विनोद किस तरीके से फिनोप्थिलीन का कलर पिंक हो गया, यानी कि इसमें क्या डिसॉल्व किया, इसमें बेस डिसॉल्व किया, वो हो गया। इतनी चीजें ध्यान रखनी है। नाउ सबसे ज्यादा फंसने वाली जो चीज है वो है रिएक्शन, यहां कहानी फंसती। अब रिएक्शन बता दूं मैं कि रिएक्शन आपका एनसीईआरटी बुक में जितनी रिएक्शंस दी गई ने बच्चे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछ रहे, नथिंग, इसके बाहर कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ एनसीईआरटी बुक, मतलब अगर आप एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर्स की रिएक्शन। अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो मैं पूरा वीडियो एक अलग से बना दूंगा जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर कर दूंगा, और गारंटी के साथ उस वीडियोस में जितनी रिएक्शंस होंगी उससे चीजें एक भी रिएक्शंस बाहर नहीं आएगा, कैसे सवाल बनते हैं वो सब सवाल कवर करूंगा, ठीक है। अब आओ देखो रिएक्शन से मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, ध्यान रखना है बाबू, ये येलो वाले पार्ट में दिख रहा है आपको,
ये जो मैंने कोड बना रखा है, ये कोड आपको ध्यान रखना है। ये कोड क्या है? ये कोड हमें बता रहा है कि रिएक्शन कैसे होती है। समझो, जैसे कि आप एसिड लो, उसको किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करो। एक्टिव क्यों लिखा है? नहीं लिखते तो भी ऑब्वियस सी बात है, जो मेटल एक्टिव नहीं होगा वो रिएक्ट तो वैसे नहीं करेगा। लिख दिया उन्होंने ना, मेटल कुछ एक्टिव भी होते हैं, कुछ आपके नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव का मतलब जैसे कि गोल्ड ले लो, ठीक है। अब गोल्ड ना लेस रिएक्टिव है, तो उसको नॉन एक्टिव कह सकते हो कि बहुत कम रिएक्ट करता है। खैर, तो एसिड को एक्टिव मेटल के साथ लोगे, रिएक्ट कराओगे, क्या बनेगा? एक तो नमक, हाइड्रोजन और हीट। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो चीज फिक्स है ना, ये हमेशा बनेगी, ये हमेशा ही बनेगी, ठीक है। हीट भी आपका निकलेगा, ये भी हमेशा फिक्स है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। डिफरेंस क्या आएगा बाबू? सॉल्ट का आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट आपका फिक्स नहीं है कि कौन सा बनेगा। हाइड्रोजन तो फिक्स है, कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मेटल यूज किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां देखो कि हमने क्या लिया, हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl लिया, ठीक है, ओके भैया। फिर हमने लिया मैग्नीशियम, Mg ले लिया, तो भैया रिएक्ट करके H2 बना, हाइड्रोजन तो बन ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बना हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब भैया ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? MgCl2, ठीक है। 9th क्लास में करके आए हो फॉर्मूला बनाने वाला, अगर नहीं पता तो बता देना, एक क्विक टॉपिक के ऊपर क्विक वीडियो बना दूंगा ताकि आपका फॉर्मूला गलती नहीं हो। बस ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी। दूसरा आते हैं एसिड का रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। फिर देखो, एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराओ, क्या बन रहा है? सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। दो प्रोडक्ट तो आपका फिक्स ही है ना, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और CO2। क्या है? फिर से सॉल्ट है। सॉल्ट किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल कार्बोनेट आपने यूज किया। जैसे यहां पे आपने यूज किया है CaCO3, ऑब्वियस सी बात है, देखो ये CO3 जो है यही आपको CO2 बना रहा है। समझ में आई बात? आप बोलोगे भैया एक ऑक्सीजन का है, वो एक ऑक्सीजन यहां दो हाइड्रोजन के साथ गया तो पानी बना लिया, क्या बचा भैया? क्लोरीन बच गया। कितना क्लोरीन? 2 क्लोरीन बच गया और एक कैल्शियम बच गया, बन गया CaCl2। देखो कितना आसान है रिएक्शन, रिएक्शन है ही नहीं टफ, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको ये चीज ध्यान रहे ना कि क्या कोड है बेटा, सही बता रहा हूं, आप चीजें बनाना शुरू कर दो, आपको बचा हुआ जो है ना वो खुद ही दिखा देगा कि कहां पे पहुंचना है। जैसे कि एक और देखो जरा, एक बार जरा इस चीज को और ध्यान समझिएगा, ठीक है। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अब इस पॉइंट तक जो बच्चे पहुंचे सो पहुंचे, उनको ये बात समझ में आ गई। जो बच्चे स्टार्टिंग में ही चाह रहे हैं कि 5 मिनट में 3 मिनट में कुछ चीजें हो जाए, वो चले गए। अब जब वो चले गए तो उनको ये चीज समझ में नहीं आ गई। बेटा आपको समझ में आ गई क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम में पूछता है कई बार व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली देखो क्या होगा, एसिड की पावर है अपनी एसिडिक नेचर, बेस का पावर अपना बेसिक नेचर। तो अगर मुझे एसिड का एसिडिक पावर को कम करना है तो क्या करो, उसमें बेस डाल दो, और बेस में अगर बेसिक पावर को कम करना है एसिड डाल दो, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होता क्या है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। देखो फिर से नमक बनाया, साथ में पानी और हीट, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे, ध्यान रखिए। आपने एक एसिड लिया H2SO4, आपने एक बेस लिया MgO। अब आपको दिख रहा है साफ कि भैया पानी तो बनेगा ही, तो भैया पानी कैसे बनेगा? देखो बनाना सीखते हैं। पानी कैसे? भैया ये रहा H2 और ये रहा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है भैया, ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया? पानी बन गया। भैया क्या बच गया? भैया यहाँ पे SO4 सल्फेट बच गया है, भैया यहाँ पे मैग्नीशियम बच गया, मिला दो ना दोनों को, बन गया सॉल्ट। कहानी खत्म। ये कोड मुझे बस ध्यान रहे कि एक्चुअली में प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है। आप समझ में आई बात? ठीक है, चलो ये पानी वाली बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, अल्कली मैंने आपको बता ही दिया कि अल्कली बेसिकली क्या है। अल्कली आपका सोल्यूशन है बेस का, वैसा बेस जो बेसिकली आपका पानी में डिसॉल्व हो जाए। और मोस्टली मेनली ना जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, उनसे जो बेस बनता है। अच्छा, एक चीज और आपको यहां पे बता देता हूं मैं, चलो लगे हाथ यहां पे। एक चीज और कि देखो, दो चीज, एक तो हमारा है मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, एक हमारा मेटल का ऑक्साइड होता है और एक हमारा होगा नॉन मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। अब दोनों में बताता हूं होता क्या। ऑक्साइड तो आप लोग को समझ में आ ही रहा है। ऑक्साइड बेसिकली क्या है कि हमने ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया और ऑक्साइड बन गया, ठीक है। जैसे कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, है ना। सोडियम मेटल है, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो मेटल से बनने वाला ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल से बनने वाला ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। लेकिन मेटल के ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाओ, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड को क्या करना है? पानी के साथ मिलाना। जैसे ही मेटल का ऑक्साइड पानी के साथ मिलेगा, पता है क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, ठीक है। दूसरी तरफ नॉन मेटल का ऑक्साइड लो और उसको पानी में डिसॉल्व कराओ, क्या बनाएगा? एसिडिक एसिड बनाएगा।
ये ध्यान रखिएगा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो वही वाली बात बोली कि अगर मुझे अल्कली सॉल्यूशन बनाना है यानी बेस बनाना है तो मोस्टली जो हमारा है वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होगा, मेटेलिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, अब आता है इसके यूज के बारे में, क्या क्या यूज है एसिड का। देखो कुछ यूजेस मैंने यहाँ पे आपको लिखे, कुछ टाइप ऑफ एसिड लिखा है, जैसे कि बोरिक एसिड है, क्या इस्तेमाल होता है इसका, आंखों में जलन हो जाए, है ना, तो जो आई ड्रॉप वगैरह हम यूज करते हैं, आई वॉश वगैरह यूज करते हैं, वो आपका बोरिक एसिड है। सिट्रिक एसिड वही सिट्रस फ्रूट ये रहा, है ना, तो इसको प्रिजर्वेटिव के लिए फूड प्रिजर्वेशन में काम होता है। ऑक्जेलिक एसिड ये आपका स्टेन, दाग लग जाए, कुछ दाग अच्छे होते हैं, सुना है ना, तो ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है दाग को रिमूव करने के लिए। और भैया आपका और हमारा फेवरेट, ठीक है, इसके अंदर भी एसिड यूज हो रहा है, कौन सा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं, इन ड्रिंक्स को हम जो फ्लेवर ड्रिंक्स होती है उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पीएच, जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पीएच क्या है। पीएच का अगर मैं बात करूं ना, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ H+ आयंस। बेसिकली पीएच स्केल बेसिकली क्या है, एक समझ लो मीटर है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम ये पता करने के लिए कि जो चीज एसिड या बेस है वो कितने पावरफुल एसिड या कितना पावरफुल बेस है। इसमें स्केलिंग जो है वो आपको 0 से शुरू होती है और 14 तक जाती है। ठीक है, 0 से 7 तक के बीच का जो रेंज है वो एसिड के लिए होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है और फिर 8 से आपका 14 क्या चलता है, बेस चलता है, या उसको आप एल्केलाइन कह सकते हो। अब क्या होता है कि अगर आप 0 से 7 में तो एसिड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपका पीएच स्केल कम होगा ना उतने पावरफुल एसिड होंगे। तो यहां पे जो एसिड आपको दिखेगा वो आपका बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत आपका स्ट्रांग है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यहां पहुंचते पहुंचते वो आपका वीक हो जाएगा। ठीक है, बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस में यहां वीक है, बेस में यहां वीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहां हमें क्या मिलेगा, स्ट्रांग मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि भैया ये कैलकुलेशन होगी कैसे कि जो पीएच है वो कितना निकला, उसके लिए एक फॉर्मूला है, खैर इस पे क्वेश्चन अभी नहीं है एग्जाम में। पीएच इक्वल टू -log10 H+, ये प्लस यहां है और log10 में बात करूं ये बेस में 10 है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो सोल्यूशन है उसमें कितना हाइड्रोजन प्लस आयन प्रेजेंट है। ठीक है, और सीधा हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो 2 हाइड्रोजन प्लस आयन है तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया, आप एक कैलकुलेशन करोगे, नेगेटिव लॉग बेस आपका 10 यूज करोगे और 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो पीएच की वैल्यू होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना पावरफुल एसिड है, बेस है, या फिर वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशंस है। ठीक है भैया, अच्छा इंडिकेटर्स की बात तो मैंने शुरू में ही कर ली है, इस पे हम दोबारा भी क्या ही टाइम स्पेंड करें। फिर आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि भैया पीएच का इस्तेमाल क्यों करें, क्या करना है कैलकुलेट करके। ठीक है, बहुत यूज है पीएच का, मैं बता रहा हूं आपके घर में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। जैसे कि आपको एक चीज बताता हूं कि जो पीएच है ना, दांतों के टूटने का और घिसने का कारण भी होता है। जो हमारा टूथ डिके होता है ये तब होता है जब मान लो कि अगर जो टीथ है उसको ना एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाए, यानी कि पीएच 5.5 या 5.5 से कम, लेस देन और इक्वल टू 5.5 का अगर पीएच मिल जाता है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, हमारा टूथ डिके हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम कोई ऐसी ड्रिंक पी लेते हैं, कोई ऐसा लिक्विड कंज्यूम कर लेते हैं जिसका पीएच 5.5 या उससे कम होगा, दैट मींस एसिडिक है, तो उससे हमारा टूथ डिके होने लग जाएगा। तो इसीलिए जो वाटर होती है ना, इवन जो पानी वगैरह कहीं भी हम जाते हैं, सब शिफ्ट होते हैं, जो प्यूरीफायर वगैरह लगाने आते हैं वो पीएच स्केल होता है उनके पास। कभी आएंगे ना सर्विस करने तो उनके पास देखना, मांगना उनसे पीएच स्केल होगा, और वो पीएच स्केल ऐसे पानी में डिप करेंगे और उससे मेजर कर लेंगे कि भैया आपका वाटर जो है वो एसिडिक हो रहा है, बेस हो रहा है, या वो क्या है। तो न्यूट्रल रहना चाहिए पानी को, मिनरल्स होने चाहिए, बाकी चीजें। अच्छा, और क्या होता है, जैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू पीएच। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कई बार जैसे कि जब आप प्लांट जो है तो एग्रीकल्चर जब करते हैं, जब किसान खेती करते हैं ना, तो सॉइल का भी पीएच स्केल वो चेक करते हैं कि भैया इस मिट्टी का पीएच कितना है, पीएच स्केल कितना है, उस पीएच स्केल के हिसाब से उस पे वो प्लांट लगाते हैं। ठीक है, कि भैया इस तरह का पीएच स्केल है तो यहाँ पे इस तरह का प्लांट हम यहाँ पे कल्टिवेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट कुड बी डन। अच्छा, पीएच ऑफ सॉइल है ना, बता दिया आपको वो चीज होता है। अच्छा, एक चीज और आपका होता है यहाँ पे कि जैसे कि हम अपनी बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हमारी जो बॉडी है वो भी पीएच स्केल्स को लेकर काम कर रही है, समझ लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या, एसिड हो गया, उसका एक पीएच स्केल है जो कि डाइजेशन में आपका मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताऊं मैं कि जब डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, तो बेसिकली जो स्पेसिफिक पीएच होता है हमारे स्टमक का वो हमारा 1.5 से 4 तक होता है।
ये सब देखो डेटा है बेटा, और सब एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत इंफ्लुएंस होता है कि अगर ये जो पीएच स्केल है स्टमक का ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हो, थोड़ा भी ऊपर नीचे, जैसे ही 1.5 से कम हो जाए क्या होने लग जाएगी, एसिडिटी, ठीक है। फिर क्या लोगे आप, समझ में आ रहा है, पेट में एसिडिटी होगी तो क्या लेते हैं, इनो। क्यों लेते हैं इनो, क्योंकि इनो बेसिक नेचर होता है, न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट जरूर वो फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो एनिमल्स है वो अपने सेल्फ डिफेंस में भी पीएच का इस्तेमाल करता है। जैसे कि देखा होगा मधुमक्खियां जो काटती हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एसिडिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जिसका जब वो काटती हैं बेसिकली बीज वगैरह जो होती हैं वो रिलीज कर देती हैं वो एसिडिक सब्सटेंस, और वो अपने आप को ना प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीज करती हैं, तो इसलिए हम उससे हार्मफुल है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट भी हैं जिनमें ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जैसे आप उनको टच करोगे वो वैसा कंपाउंड रिलीज कर देंगे जिसका पीएच स्केल जो होगा वो उस तरीके का होगा, चाहे एसिड चाहे बेस, दोनों से हमें नुकसान है कि जो बेस है वो भी हमारा माइल्ड इरिटेशन है ना, कोरोसिव नेचर का होता है, थोड़ा सा माइल्ड इरिटेशन क्रिएट करता है, और जो एसिड है उससे तो जलन होती ही होती है, ठीक है। देन फिर आपको मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बताया, जैसे रेड कैबेज हो गया, ये चीज बता दी मैंने, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आप ये चेक कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं हम इनके मैन्युफैक्चरर्स पे कि एसिड और बेस बनाए कैसे जाएंगे। बनाने के वैसे बहुत तरीके हैं, यहाँ पे जितना तरीका है जो कि किताब के हिसाब से दिया हुआ उतने ही तरीके को हम कवर करते हैं। क्या है भैया तरीका, तरीके की बात करें तो क्या क्या तरीका है, जैसे सबसे पहले नॉन मेटल का ऑक्साइड लो, पहले ही बता दिया वाटर मिला दो एसिड है, नॉन मेटल ऑक्साइड लो, सॉरी मेटल का ऑक्साइड लोगे और पानी में मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। जैसे यहां देखो मेटल प्लस वाटर, बेस और अल्कली प्लस हाइड्रोजन, दिख रहा है आपको। मेटेलिक ऑक्साइड लो, पानी में मिला दो तो अल्कली, वही बेस है, ध्यान रहे। अल्कली उसको बार बार कह रहे हैं क्योंकि जो बेसिक सोल्यूशन जो वाटर में डिसॉल्व होता है दैट इज नोन एज अल्कली सोल्यूशन, ठीक है, ये चीज है आपका। अच्छा, और क्या तरीका है, जैसे हाइड्रोजन और हैलोजन, ये आपका एग्जाम में नहीं आता बट मैं आपको बता दूं, बेसिकली एक केटायन एक एनायन है, दोनों को कंबाइन कर देंगे आप तो आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और हैलोजन, हेलो फैमिली, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर है नहीं ना, वरना मैं पढ़ाता आपको वहां पे हैलोजन फैमिली, ठीक है। उस हैलोजन फैमिली में आपका क्लोरीन भी आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, वो आपकी हैलोजन फैमिली के पार्ट है, तो उनको आप हाइड्रोजन के साथ मिला दो तो जो चीज बनेगी वो आपके एसिड होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन का एग्जांपल दिया है, आयोडीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका प्रिपरेशन है किसका, एसिड एंड बेस का। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, दैट इज सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, और पता है क्या आने वाला है इससे, इससे आएगा आपको सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है प्री बोर्ड में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला इसमें आपको क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ध्यान रखना, प्रिपरेशन की वो चीज कैसे बनी, उसका जनरल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद उनके यूजेस क्या है, बस यही चीज है जितनी किताब में दी गई है, टू द पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, या भैया मैं कह दूं इसको NaOH, भैया सोडियम हमारा Na हो गया, हाइड्रोक्साइड हमारा OH हो गया, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसी तो है। कैसे बनता है, प्रोसेस है जिसको हम कोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। अभी कोर अल्कली प्रोसेस क्या है, इसमें ना एक ब्राइन वाटर सॉल्यूशन होता है और उसमें से बिजली पास करवाएंगे। अब बोलोगे ले भैया अब ये ब्राइन वाटर क्या है, अरे नमक का पानी, हाँ, जनरल नमक, घर का नमक पानी में मिला दो उसी को ब्राइन वाटर कहते हैं। अब देख रहे हो तो भैया नमक पानी का घोल ही कह देते, नहीं ब्राइन वाटर कहना है इनको, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में आता है ब्राइन वाटर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, तो ब्राइन बेसिकली क्या है, नमक का पानी लिया, अब उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, यानी नमक के पानी में आप क्या करोगे, कैथोड डालोगे, एनोड डालोगे, कैथोड एनोड डिप करके आप सर्किट कंप्लीट करोगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो रिलीज करेंगे, कैसे रिलीज करेंगे, जो एनोड है वो Cl2 को रिलीज करेगा और जो कैथोड है वो आपका H2 को रिलीज करेगा, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH वो कहां चला जाएगा, वो आपका सोल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। देखो जरा होगा क्या चीज को समझाता हूं मैं, ध्यान समझिएगा। ये देखो जरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस है ना, यहां पे क्या हुआ कि जो हमारा ये एनोड है पॉजिटिव, एनोड हमारा पॉजिटिव, ठीक है, इसने क्या किया, Cl2 को रिलीज कर दिया, ठीक है भैया। जो हमारा कैथोड है विच इज नेगेटिव, इसने H2 को रिलीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप नोटिस करो, देखो यहां से आप क्या कर रहे हो, यहां से आप पानी डाल रहे हो, यहां से आपने पानी डाला, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशंस बन गया, ओके। यहां से डाला आपने NaCl, ओके, NaCl आपने डिप किया, ठीक है भैया। अब NaCl रिएक्शंस वगैरह होगी,
इसने जो एनोड है उसने Cl2 रिलीज कर दिया, कैथोड ने H2 रिलीज कर दिया, NaOH आपने इधर से निकाल लिया, अब बचा हुआ जो भी NaCl तो बचेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर वो यहां से रिलीज हो गया। अब बात आती है कि क्लोरीन हाइड्रोजन जो हमें मिला इसका करेंगे क्या, इनका इस्तेमाल करेंगे, क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, स्विमिंग पूल वगैरह को साफ करने के लिए ना क्लोरीन टैबलेट यूज की जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन है उसका आप अलग तरीके से इस्तेमाल कर लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका इस्तेमाल अभी दिखाता हूं आपको, आगे चल के होने वाला, उससे और चीजें बनाई जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। आपने कभी देखा हो कि नगर पालिका या जो म्युनिसिपैलिटीज वाले होते हैं जब सफाई करते हैं ना, तो एक सफेद रंग का पाउडर है जो वो नालियों और इस तरह की गंदगियों के आसपास है ना छिड़क देते हैं, इस तरह से स्प्लिट आउट कर देते हैं। या कभी कभी आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाओगे, वहां का पानी पियोगे तो आपको एक अजीब सा टेस्ट आता है, क्योंकि उसके अंदर यही वो चीज मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। आप बोलोगे हे भगवान केमिकल कंपाउंड मिला रहे पानी में, क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर हेल्प करता है वाटर को प्यूरिफाई करने में। नो डाउट उसका टेस्ट तो बेकार करता ही है, बट वाटर को जो कहते हैं प्यूरिफाई करने का काम करता है। साथ ही साथ गंदगी वगैरह होती है तो उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर जो डिसइंफेक्ट का काम करता है। केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले फॉर्मूला की बात करें, ये रहा फॉर्मूला इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, ध्यान समझिएगा बच्चे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। दिस इज द CaOCl2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज क्या है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट, मैंने बता दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, व्हाइटनिंग फैब्रिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद है ना, वो कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन कराने में मदद करेगा। पहला चैप्टर नहीं पता तो कोई बात नहीं, पहला चैप्टर का कराऊंगा, रैपिड डिवीजन वगैरह में सब चीज कवर करूंगा। देन फिर ये बनाया कैसे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिंथेसाइज, किसको फॉर्म कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहां पे देखो क्या कीजिएगा, क्लोरीन लीजिए, साथ में उसको स्लेक्ट लाइम यानी CaOH2 इसके साथ करा दीजिए रिएक्ट, क्लोरीन को स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करा दोगे, ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, साथ में बन जाएगा पानी, क्लोरीन। बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शंस दो बार हो गई है, दिस इज नॉट नीडेड, दिस इज नॉट नीडेड, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी दो बार रिपीट हो गई, तो बस आपको ये करना है, क्लोरीन को स्लेक्ट लाइम के साथ मिला देंगे, बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, साथ में बन जाएगा हमारा वाटर, और साथ में हमारा बस सॉरी ये चीज आपकी फॉर्म हो जाएगी, दैट्स इट, बात खत्म, इतना सा तो चीज है। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका इस्तेमाल किया जाता है गर्मा गर्म भटूरे बनाने में, केक बनाने में, क्रिस्पी पकौड़े बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। घर में ही रखा होगा, ऐसे जाके मत टेस्ट कर लेना, बहुत बेकार होगा, ठीक है। और कई बार अगर ज्यादा डल जाता है ना ये केक वगैरह में, तो उसका भी टेस्ट खराब कर देता है। अब ये करता क्या है, ये हमारा जो खाना क्रिस्पीनेस, उसको फ्लफीनेस, सॉफ्टनेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का, ठीक है। केमिकल नेम की बात करो भैया, ये तो आपने बता दिया, इसका जनरल नेम की बेकिंग सोडा है, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3, ठीक है। व्हाइट इन कलर होगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा। क्रिस्टलाइंस का मतलब क्या होता है, देखो जब देखो जैसे नमक वगैरह को देखोगे ना, तो पाउडर फॉर्म में जरूर होता है, बट उसके अंदर हल्के हल्के चमकीले क्रिस्टल्स होते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। टेस्ट की अगर बात करें, स्लाइटली सॉल्टी और अल्केलाइन, वही बेसिक इन नेचर है, तो थोड़ा कड़वापन है, बीटर इन टेस्ट है। प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, जो प्रिपरेशन है इसका, उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वेरी प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ आपको सॉल्वेरी, ठीक है ना, ये प्रोसेस मैंने लेकिन बता दिया आपको कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, लाइम स्टोन का डिकम्पोजिशन करना है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया, डिकम्पोजिशन करने के लिए उसको हीट किया तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन ये तो आपका फॉर्म हुआ नहीं, हमें तो NaHCO3 चाहिए था। अब इसमें क्या करेंगे, इसको जो है देखो देखना जरा ध्यान से, यहां ध्यान समझिएगा जरा आप। अब रिएक्शंस कराएंगे विद सॉल्ट एंड अमोनिया, तो NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो फिर हमें क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। बात समझ में आ गई, NH4Cl, ठीक है। और ये रहा हमारा, किधर गया दिस वन, ये रहा हमारा बेकिंग सोडा। फिर इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके हम क्या बना लेंगे, वॉशिंग सोडा। अभी आगे देखते हैं यूज, देखो इसका कहाँ, एंटासिड, वही स्टमक के अंदर एसिडिटी वगैरह हो जा रही, इनो नहीं मिले ना, थोड़ा सा बेकिंग सोडा घोल के पी लोगे तो उससे भी काम हो जाएगा। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल वही वाटर को सॉफ्ट करने में किया जाता है, जो वॉशिंग पर्पस, अभी हम आने वाले हैं। और अल्केलाइन एजेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है, तो इसके बहुत सारे केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। देखो आ गया, वॉशिंग बताया था मैंने, वॉशिंग सोडा इसका इस्तेमाल होगा। देखो जरा आप कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरीके से इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ कि जो आपका ये NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करके बनाया जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। इस्तेमाल होगा इसका ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर और वाटर को सॉफ्ट करने के अंदर, ठीक है।
लास्ट आता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। मैंने बताया आपको कि बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते। देखो होता क्या है कि कोई चीज, बहुत सारी चीज ना पाउडर के फॉर्म में दिखती है, बट एक्चुअली में उसमें थोड़े थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, ना कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की, तो उसे हम क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट कहते हैं। अब यहाँ पे वैसे सारे नहीं है, यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट है, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखो जैसे यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, सर्टेन सॉल्ट फॉर्म क्रिस्टल्स बाय कंबाइनिंग विद डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स क्वांटिटी में पानी मिला दो तो उससे वो फॉर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी पानी मिला देना, ठीक है। तो वो आपका क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन ले जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, घर में जो नमक यूज होता है, आप नोटिस करना घर के नमक को, ऐसे भी देखोगे ना, हाथ में रख के देखना जरा, तो आपको ना चमकीले चमकीले क्रिस्टल्स देखने को मिल जाएंगे। NaCl। शुगर हो गया आपका, चीनी देखा है, चीनी ऑलरेडी क्रिस्टल्स के फॉर्म में ही है ना, दाना जो उसका है। स्नोफ्लैक्स हो गया, जेम स्टोन्स हो गया, जैसे कि डायमंड वगैरह है, ये सब आपके क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं इस क्रिस्टल का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, POP, दैट इज पेरिस ऑफ प्लास्टर, कि जब दोस्तों से लड़ाई हो जाए और कोई किसी की टांग तोड़ दे तो भैया जो प्लास्टर चढ़ता है वो POP होता है। तो जाके देखना POP डॉक्टर के पास पाउडर के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे उसको पानी के साथ मिला के और वो फॉर्म करते हैं तो इतना हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला है POP का, पानी देख रहे हो कितना है, हाफ H2O, ठीक है, 2 यूनिट ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और फिर आपका हाफ यूनिट ऑफ H2O, ठीक है। अब इसी में आप क्या करो, हाफ है ना, 1.5 पानी और दे दो इसको, बस, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा जिप्सम, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम को देखो, जिप्सम को वापस अगर मैं हीट कर दूं एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वापस से मुझे क्या मिल जा रहा है, POP। इस्तेमाल कहां होगा, फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो वहां पे इस्तेमाल होता है, स्कल्पचर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, और जिप्सम का इस्तेमाल तो ये बैंडेज वगैरह में भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यहां तक अगर पहुंचे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। मैंने पूरा निचोड़ निकाल दिया है इस चैप्टर का, और सही बता रहा हूं कि इसमें जितना भी बताया इससे बाहर चैप्टर का टॉपिक नहीं है। अब मुद्दा यह है कि भैया चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए हमें, PYQ चाहिए हमें, MCQs चाहिए हमें, सेशन रीजनिंग चाहिए हमें, केस बेस्ड स्टडी चाहिए। ठंड रखो, सब आ रहा है, सब आ रहा है, बस करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। देखो भैया इतना मेहनत हम कर रहे हैं, एक छोटी सी मेहनत आपको करनी है, ऐसे तो क्लिक करके बटन दबाना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। शेयर कर दिया ना, अभी जाना नहीं है, चैप्टर का थ्योरी किया है ना, इसके क्वेश्चंस कौन करेगा, जरूर, पहले चश्मा पहन लेता हूं मैं, ठीक है। और आ जाओ, अब MIQs और PYQs करते हैं इस चैप्टर के भी। दिख रहा है ना सवाल 2020 में पूछा गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। चैप्टर की थ्योरी अगर ढंग से कर लो ना, तो सवाल में कोई तुम्हें फंसा ही नहीं सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कहीं से किधर से कुछ भी पूछे और तुम फंस जाओ। देखो क्या है सवाल पहला, व्हाट इज द pH रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। बोलो सर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो दाएं हाथ का खेल है ये, तो बाएं नहीं दाएं हाथ का खेल है सर, 0 से लेके 7 तक इस रेंज में अगर कोई भी चीज है तो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, 7 न्यूट्रल है, 7 से 14 की रेंज में जाएंगे तो फिर आपका बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। और देखो फिर क्या पूछा है सवाल 2019 में, नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनीगर। अगेन चैप्टर में आपने जब विनीगर के बारे में पढ़ा, विनीगर वही जो आपका प्याज सुने ना रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बड़े विनीगर ऑनियन, सिरका वाले प्याज, टेस्टी टेस्टी, उस विनीगर के बारे में। तो भैया वो विनीगर क्या है, कौन सा एसिड है भैया, वो एसिड है आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं, विच इज CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, ओके। और इस पे आपका सवाल बनते ही बनते हैं, आपसे पूछा जाता है जनरल नेम ऑफ एनी कंपाउंड या फिर उसका केमिकल नेम बताओ, कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। और देखो क्या है सवाल, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो सॉल्ट वाला जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का, भैया उसको तो एकदम घोल के पी जाओ। और जैसा कि मैंने पहले चैप्टर करवाते वक्त जब आपको ये बात बोली कि रिएक्शंस को आपको लिख लिख के याद करना चाहिए, सिमिलरली आपको जैसे कि जब आप इस चैप्टर को आप कर रहे हो, इस चैप्टर में जो सॉल्ट प्रिपरेशन है एक बार में याद नहीं होगी, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सॉल्ट प्रिपरेशंस को बार बार लिखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा वही जो सरफ है हमारा, ठीक है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, दैट इज Na2CO3.10H2O, ठीक है, 10H2। एक सवाल और आता है जिसमें ये वाला एग्जांपल हम यूज करते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर तुम्हें सॉल्ट प्रिपरेशन ध्यान नहीं हुई बेटा, तो फिर मुझे बाद में मत बोलना कि भैया एक वीडियो पे क्लिक किया, आपने इतनी सारी बातें बताई, बट स्टिल
हम दोबारा से मिड टर्म एग्जाम में खराब स्कोर करके आ रहे हैं। जब जो बता रहा हूं ना बेटा, वो चीज करके जाना। मिड टर्म, प्री बोर्ड और बोर्ड, हर जगह चीजें रिपीट होती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री। अच्छा, फिर देखो 2021 में पूछा गया ये सवाल, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, है ना। यानी कि देखो ये एसिड है और ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट के साथ। अब आपको पता होना चाहिए चैप्टर जब हमने किया कि भैया एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो भाई साहब वो क्या जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ये वाली जो गैस है वो आपका वो जनरेट करता है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके फॉर्मूला भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया इसका रिएक्शंस पूरा लिख के दिखाओ। तो मैं अगर इसके रिएक्शंस की बात करूं, दिस इज Na2CO3, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट, और इसको आपने रिएक्ट कराया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, विच इज HCl, ठीक है। तो भैया यहां पे जनरेट हो जाएगा आपका NaCl कॉमन सॉल्ट, प्लस आपका जनरेट होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस आपका जनरेट होगा वाटर विच इज H2O, ठीक है। तो हमसे गैस के बारे में पूछा था। और देखो एक चीज मैं कई बार बताता हूं कि जब भी आपको कार्बोनेट दिखे, कार्बोनेट अपना CO3 है, और यहां पे अगर सवाल पूछा जाए कार्बोनेट के साथ कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, तो मैक्सिमम टाइम इट्स CO2, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको 100% मान के नहीं चलिएगा, लेकिन अभी तक आपके 10th क्लास में जितना पोर्शन है वहां पे आप CO2 पे क्लिक कर देना, टाइम बच जाएगा। फिर देखो 2018 में पूछा गया सवाल, 2018 में, व्हाट इज द नेचर ऑफ टूथपेस्ट, एसिडिक और बेसिक। टॉपिक बताओ, ये टॉपिक है आपका पीएच इन एवरीडे लाइफ से। देखो कि टूथपेस्ट एसिडिक है या बेसिक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, नमक का पता हो ना हो, बट भैया मेरा टूथपेस्ट जो है वो बेसिक इन नेचर है। लेकिन अब देखो जो आप कहते हो ना कि नंबर पूरे क्यों नहीं आए, यहां पे उन्होंने आपसे ये भी पूछा है व्हाई, क्यों बेसिक है टूथपेस्ट आपका, उसके पीछे की कहानी बताओ। अब उसके पीछे की कहानी के लिए आपको साइंटिफिकली बताना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं, ओके। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। अब उस एसिड को अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे क्या करना होगा, यस यू आर राइट, बेस यूज करना पड़ेगा। इसीलिए टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है, सो दैट कि वो जो बैक्टीरिया ने जो भी एसिड रिलीज किया उसको न्यूट्रलाइज कर सके। अब जब आप ये वाली बात लिखते हो ना, तो ही आपको भाई साहब नंबर मिलते हैं पूरे। वैसे ये 1 मार्कर क्वेश्चंस नहीं लग रहा मुझे, वैसे 2018 में पूछ लिया गया, क्योंकि अगर मैं सही बताऊं तो इसमें 2 सवाल है। एक तो ये कि एसिड है या बेस है, तो कम से कम आधा नंबर तो इस पे हो, और वाई जो पूछा है उसका 1.5 नंबर हो, तो ये 2 नंबर डिजर्व करता है। बट भाई 1 नंबर में पूछा गया है तो क्या ही कर सकते हैं। और कैसे सवाल आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड विथ 1 एग्जांपल ऑफ ईच। हाँ देखो ये तो बहुत पूछते हैं, 2020 में पूछा गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब देखो जब भी आपसे स्ट्रॉन्ग और वीक की बात है, पहले तो उसको अब बाद में देखो क्या पूछा है, एसिड पूछा है। तो भैया एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस कब होगा, जब एसिड अपनी प्रॉपर्टी पे गेम खेलेगा। मतलब एसिड क्या है भैया, एसिड करता है अपना एक आयन रिलीज, एंड दैट आयन इज H+ आयन। अगर मैं इस आयन की बात करूं तो वो आयन आपका H+ आयन है, ठीक है। नाउ कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है, ध्यान से सुनिएगा, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा और H+ आयन जनरेट कर देगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन वही अगर दूसरा एसिड पार्सली डिसोसिएट हो, पार्सली H+ आयन जनरेट करे, तो वो आपका वीक एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि तुम अगर सिंसियरली इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो तुम इसको पॉज करो, किया करो, अब कमेंट में आंसर दो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जाम्पल कर दिया। अब आ जाओ अगला, देखो जरा क्या है सवाल, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ये सेम सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो ड्राई HCl गैस पूछ दिया, ठीक है। वैसे तो ऐसे ही HCl गैस के बारे में पूछते हैं, काफी बार पूछा गया सवाल, काफी बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई HCl देखा तो फट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिमाग में क्लिक किया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिटमस पेपर का कलर चेंज कैसे नहीं करेगा भैया, एसिड है तो करेगा, ब्लू चेंजेस टू रेड होगा, लेकिन यहां नहीं होता। उसका कारण है कि भैया HCl गैस जब ड्राई इन नेचर होता है ना, तो वो H+ आयंस लिबरेट नहीं करता। अब जब तक ये H+ आयंस लिबरेट नहीं करेगा तो ये एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखाएगा, और जब तक ये एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा तो भैया लिटमस पेपर का कलर चेंज भी कैसे होगा। तो इसीलिए तो आपको सीधा बताना है,
अब इसीलिए हम क्या करते हैं, जो एसिड हम यूज करते हैं ना, वो इसका एक्वस सोल्यूशन है, वाटर के साथ डिसॉल्व करके, तब जाके ये चीजें बना पाता है। अच्छा, और देखो 2022 में पूछा गया सवाल, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका कजन ब्रदर कौन, जिप्सम, फॉर्मूला दोनों के सेम सेम है, बस खाली उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे और काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो केमिकल नेम भी पूछा है और साथ ही साथ फॉर्मूला पूछा है, तो एक नंबर नाम बताने के और एक नंबर इसके फॉर्मूला बताने के। ठीक है, अभी तक तुम लोगों को पता चल गया होगा, सॉल्ट प्रिपरेशन तुम लोगों ने अच्छे से कर ली है। और मैंने फिर कहा कि अगर तुम सीधा क्वेश्चंस पे आ गए हो, थोड़ा सा पीछे जाओ और रोक के एक बार दोबारा से भैया सॉल्ट प्रिपरेशंस आप देख लो। तो भैया ये रहा CaSO4.1.5H2O, क्या मैंने सही लिखा है? CaSO4.1.5H2O, यस यू आर राइट, दिस इज रॉन्ग। CaSO4.5H2O, क्यों भैया? क्योंकि सर जब जिप्सम होता है उसमें 2H2O होता है, जिप्सम को हम हीट करते हैं तो 1.5H2O निकल जाता है, हाफ H2O हमारा बचता है। ठीक है, अब ये था इसका फॉर्मूला। नाम पूछा बेटा, कितना सिंपल नाम है, कैल्शियम सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज कैल्शियम। ओके, SO4 मतलब सल्फेट और आपका हाफ H2O मतलब हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हाफ H2O का मतलब क्या है, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.5H2O। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, एक सवाल जो मुझे लग रहा है कि काफी टाइम से, ये रिसेंट ईयर में मैंने देखा है इस सवाल को ज्यादा रिपीट होते हुए, और ये वाला पार्ट है एफ्लोरेंस, क्योंकि इसके बारे में ना एनसीईआरटी में बहुत कम बात की गई है, बट मुझे लगता है कि एक अच्छा सवाल है क्योंकि ये टर्मोलॉजी के ऊपर है और साइंस में टर्मोलॉजी पे सवाल बहुत बनते हैं। तो कोई सीबीएसई 2021 में पूछा गया था, व्हाट इज एफ्लोरेंस, गिव एन एग्जांपल। अब ये वर्ड सुनने में बड़ा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या यूरोपियन वर्ड उठा लिया है, क्या शेक्सपियर की डिक्शनरी से उठा लिया गया ये सवाल है। नहीं, बहुत सिंपल टर्म है बेटा, कि एफ्लोरेंस का मतलब क्या होता है और इसे हमें एक्सप्लेन करना है विथ एन एग्जांपल। तो देखो, अपना जो वॉशिंग सोडा है Na2CO3, ध्यान से देखो, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 10H2O। तो एफ्लोरेंस बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई कंपाउंड जिसमें क्रिस्टल्स फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और वो उस वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करे, ठीक है, तो भैया वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज एफ्लोरेंस। तो भैया यहां पे भी क्या होगा, जो हमारा ये वॉशिंग सोडा है Na2CO3, वो 10H2O से लूज करके सिर्फ H2O ही रह जाएगा। ठीक है, तो लूजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज एफ्लोरेंस। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं फिर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विथ एन एग्जांपल, राइट द केमिकल इक्वेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सवाल बहुत आसान है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में बताओ और उसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करो। अगेन मैंने कहा मैं सिर्फ एनसीईआरटी वाला एग्जांपल ही लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, और इसको आप रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ? एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब आप सबको पता है कि भैया यहाँ पे क्या होगा कि जो ये हमारा OH है ना, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, ये OH आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ये दोनों कंबाइन हुए और मिलके बनाएंगे भैया पानी, H2O। और बाकी जो आपके पास बच जाएगा, जैसे कि आपका Na और जैसे कि आपका क्लोरीन, तो ये Na क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा आपका NaCl। हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही होता है, एसिड और बेस कंबाइन कर जाए, बना ले पानी और साथ में जनरेट कर दे वो एक सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज व्हाट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज। ठीक है, तो भैया बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो फिर क्या है, 2019 में पूछा गया सवाल, हाउ इज बेकिंग सोडा प्रिपेयर, राइट इट्स 2 यूजेस। मैं बार बार कह रहा हूं, 1000 बार कहूंगा, 1,00,000 बार कहूंगा, तुम्हें स्कोर करना है मिड टर्म में नहीं, प्री बोर्ड में नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भैया। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में सॉल्ट प्रिपरेशन घोल के पी जाओ बेटा, और देखो मुश्किल से 5 से 6 सॉल्ट है, डेली 2 बार लिखोगे ना, ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। देखो बेकिंग सोडा कैसे बनता है और इसके 2 यूजेस बताओ। कैसे बनता है, आप इसको सोचोगे कि आप इसका थ्योरी वाला पार्ट करके निकल जाओ, तो नहीं, केमिस्ट्री है, आपको भैया इसको इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
तो अब मैं अगर इसके इक्वेशंस की बात करता हूं, लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशंस। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है भैया NaCl, पहली बात क्या है NaCl विच इज कॉमन सॉल्ट। साथ में क्या है भैया, साथ में है वाटर H2O, फिर क्या है, फिर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और चीज है जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं विच इज अमोनिया NH3। इन सब का मिक्सचर कर दिया आपने। जब ये सारी चीजें मिक्स होती हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो आपका NH4Cl बनता है पहली बात, और दूसरा बनता है जो कि अपना बेकिंग सोडा है, सोडियम विच इज Na, हाइड्रोजन विच इज H, कार्बोनेट विच इज 3। तो दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शंस आपसे बेटा पूछी ही जाती है ना, रिएक्शंस आपसे पूछी जाती है, फॉर श्योर पूछी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तुम अगर वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच गए हो ना, मतलब कि भैया तुमने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है मिड टर्म। ठीक है, अब देखो जैसे व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैं हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे हंसी आई भैया इस सवाल पे। 2021 में पूछा गया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। अरे भैया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चाहिए हमें आयंस। ठीक है, अब obvious सी बात है ना कि अगर एक्वस सॉल्यूशन किसी भी एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, दैट मींस कि भैया वो आयंस लिबरेट कर रहा होगा वो एक्वस सॉल्यूशन एसिड का, इसीलिए ऐसा हो पा रहा। अगर भैया नहीं होगा, अगर एसिड आयन डिसोसिएट नहीं करेगा तो obvious सी बात है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो ये वाली कहानी आपको लिखनी है। फिर देखो जैसे 2020 में क्या पूछा, हाउ इज NaOH प्रिपेयर्ड। फिर से देख रहे हो, पहला ही सॉल्ट प्रिपरेशंस में आप जाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व, कि बताओ NaOH कैसे प्रिपेयर करते हो। आप सबको पता है कि NaOH को प्रिपेयर करने का तरीका है नमक का पानी, जिसका केमिकल नेम ब्राइन वाटर सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे, अपने आप वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो आपका NaOH आपको बनता हुआ दिखेगा। तो आपने लिया नमक विच इज NaCl, और फिर आपने डाल दिया इसको वाटर में विच इज H2O, जिसको हम ब्राइन वाटर सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, NaCl प्लस H2O, दिस इज ब्राइन वाटर सॉल्यूशन। आपने इसको मिक्स कर दिया, क्या बना भैया, पहले तो आपका बना NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में रिलीज हुआ आपका क्लोरीन और आपका हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये ध्यान रखिएगा इन सब का यूज हो जाता है। क्लोरीन का इस्तेमाल हम एज ए क्लींजिंग एजेंट करते हैं, ये बता रहा हूं क्योंकि पूछते भी है ना, स्विमिंग पूल वगैरह साफ करने में। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम एज अ फ्यूल की तरह भी करते हैं, और जो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी नई चीजें और भी नए प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस पे ये वाला सवाल आपका बनता है। सॉल्ट प्रिपरेशन बेटा जरूरी है। ठीक है, देखो फिर से, डिस्क्राइब द प्रिपरेशंस प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं, ये 2019 में पूछा गया, तो पहले सवाल ना डायरेक्ट आते थे कि आपको डायरेक्ट प्रिपरेशंस पे वो क्वेश्चंस पूछ देते हैं। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं कर रहे, अब वो एप्लीकेशन बेस्ड जा रहा है। लेकिन बात ये है कि उस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के पीछे का जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा, वो आपको अगर प्रिपरेशंस आती है तो ही आप बता पाओगे। जैसे कि यहाँ पे फिर से पूछा प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इस सॉल्यूशन का आंसर मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं ताकि आपकी वीडियो का लेंथ बचा लो, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने थ्योरी में बता रखा, आप जाके देखो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाए जाते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला और फिर उसके यूजेस के बारे में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए और सवाल है क्या, हाँ 2022 में पूछा गया सवाल, अ स्टूडेंट एडेड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, व्हाट कलर चेंजेस इट ऑब्जर्व। देखो कितना ये देखने में लग रहा है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, देखने में कितना लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, क्या पूछ दे, बट देखो सिंपल पूछा है कि एक एसिड का लिटमस पेपर पे क्या चेंज होगा। आप सबको पता है द ब्लू चेंजेस टू रेड, हो गया, यही है क्योंकि एसिड है, कहानी खत्म। तो अब आपको देखो जाई भाई, आपको दोनों चैप्टर जो आपके मिड टर्म में आ रहे हैं, एक वीडियो से आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी हो गई कवर, आपको क्वेश्चंस दिख गए, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिख गए, पैटर्न दिख गया क्वेश्चंस का, PYQs दिख गया क्वेश्चंस का। तुम इसको रैपिड के रिवीजन की तरह देखना चाहते हो तो 1.5x पे सुन लो। जब जब तुम्हें, और देखो एक साथ अगर तुमने इस वीडियो को देखा है तो तुम्हें सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है, इसलिए हमने ये वीडियो डिजाइन भी किया था बेटा, कि आपको जब जब मौका मिले आपके पास वो एक वीडियो हो, इसको आप क्लिक करके अलग अलग टाइम स्टैम्प पे अपने हिसाब से जब जो टॉपिक में फंस रहे हो वो टॉपिक आप रिकॉल कर लो। अब तुम इस वीडियो पे कमेंट कर चुके होगे अभी तक, आई नो दैट, कि इस वीडियो के साथ जो आपने कमेंट किया था सैंपल पेपर का, यस
सैंपल पेपर विद सॉल्यूशंस आपको जल्दी ही रिलीज किया जाएगा, उसका लिंक यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अगर जब वो अपलोड हो चुका होगा, जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा और आपको कमेंट सेक्शंस में। और अगर ये अपलोड नहीं हुआ है तब तक, तो भैया जब वो अपलोड आएगा, यानी जब वो सॉल्यूशंस बन जाएंगे, जब वो पेपर आपके डिजाइन होके आ जाएंगे, जो कि मिड टर्म से पहले होंगे जल्दी, तो आपको फिर भी यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजों अपडेट के लिए भैया तुमको टेलीग्राम है ही डिस्क्रिप्शन में, तुम ज्वाइन कर लो। आने वाले मिड टर्म, आपके प्री बोर्ड, आपके बोर्ड्स, सारी प्रिपरेशन। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, दिस इज द ओनली चैनल, ओके, और मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूं, जहां पे क्या वीडियोस बननी है, कौन से लाइव सेशंस होंगे, कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, वो हम डिसाइड नहीं करते, वो आप डिसाइड करते हो। दिस चैनल इज फॉर यू ऑल। तो इसीलिए इस वीडियो पे बस मैं आपसे 2-3 चीजें चाहता हूं। एक तो कि तुमने सही में अगर इस एक वीडियो के लिंक से मिड टर्म एग्जाम फोड़ा है, तो भैया तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ये बात लिखोगे, क्योंकि बेटा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, बनाने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और उस एफर्ट का ना आप हमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, फीडबैक, सो दैट हम उस पर और बेटर काम कर सकते। दूसरा, जो भी प्रॉब्लम जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हें फेस हो रही हो, तुम वीडियो के कमेंट सेक्शंस में बता दो, ओके। और लास्ट थिंग, एक लाइन लिख देना है बस, मैं और आप मिलके मिड टर्म फोड़ेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म एग्जामिनेशंस।